तो आज की क्लास आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से आपके जो तैयारी को लेकर जो कन्फ्यूज़न होते हैं, आपके दिमाग में जो बहुत सारे संशय होते हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं, उन सभी को समाप्त करने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से भरने का प्रयास करूँगा। जो गलतियाँ आप करते हैं आईएएस और पीसीएस के एक बड़े व्यापक लक्ष्य की तैयारी के दौरान, उन कमियों को सुधारने की दिशा में मैं प्रयास करूंगा, आपको सुझाव दूंगा। मेरा काम एक मेंटोर का है, एक गाइड का है। आपके लाइफ में मैं आपके लिए एक गाइड की तरह हूं, एक मेंटोर की तरह हूं, दिशा निर्देश देने वाला हूं। आपको पहले मेरे दिशा निर्देशों की अंधभक्ति नहीं करनी है। जो मैं आपको दिशा निर्देश दूँ, जो भी मैं आपको गाइड करूँ, जिस चीज़ की आपकी मेंटरशिप करूँ, पहले उसको अच्छे से समझना है। समझने के बाद ये देखना है कि क्या वास्तव में ये व्यवहारिक है, क्या वास्तव में कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। यदि ऐसा हो रहा है तो जो भी मैं आपको बता के जाऊं उसका आप लोगों को अमल में लाना है। उन सब चीज़ों को क्या करना है, उन सभी चीज़ों को आप अमल पे लाएंगे। इससे आपके रवैये में बदलाव होगा। समझ में आ रहे हैं? आपके रवैये में एक अच्छा बदलाव करने का प्रयास करूंगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा इस सेशन से। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के जो दिमाग के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ख़त्म करने का धीरे धीरे एक कह सकते हैं ना, सर्जरी होती है ना। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर का काम होता है आपकी सर्जरी करना। मेरा काम क्या है आज? एक अच्छे गाइड का, एक अच्छे मेंटोर का काम होता है कि आपके दिमाग के जो संशय हैं, आपके दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, गंदगी क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं आपको दिमाग में, और उन क्वेश्चन मार्क को मुझे ख़त्म करना है आपके। ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रहे कि मुझे पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आज जो है ये चीज़ प्रारंभ से बिल्कुल A to Z, आपके बिल्कुल बिगिनिंग से, आधार से शिखर तक, है ना। हिमालय में यदि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने की यदि आपने प्लानिंग बनाई है, देखिए एक चीज़ तो तय है कि यदि आपने आईएएस बनने का सोचा है, यदि आपके दिमाग में ये विचार आया है कि आप आईएएस बने या फिर आप पीसीएस अधिकारी बने, तो अब आपके दिमाग में इस विचार के कौंधने के साथ ही आपके अपनी क्षमताओं को, पहले तो अपनी क्षमताओं का आकलन बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्षमताएं हैं कितनी। क्षमताएं देखो, सब कहते हैं बहुत अनलिमिटेड होती हैं, सब जो है यूनिक पर्सन है ना, सबके पास जो है। लेकिन आप खुद देखो कि आपने क्या किया है अभी तक, आप कितना आउटपुट देने वाले व्यक्ति रहे हैं। आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं। जब भी आप कोई गोल चुनते हैं उसमें अपना सेल्फ असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपने एक ऐसा लक्ष्य चुना है जो लक्ष्य अपने आप में बहुत व्यापक है। ये अपने आप में बहुत व्यापक लक्ष्य है और इस लक्ष्य की डिमांड, इसकी नीड बहुत बड़ी है ना। ये साधारण लक्ष्य नहीं है। 3 शब्द जो आपको लिखे हुए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ये। सभी स्ट्रीम के बच्चे इसे देना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मेरे नाम के आगे आईएएस लगे, मैं यूपीएससी के इस एग्ज़ाम पे बैठूं। सब चाहते हैं। किसी की मंशा ऐसी नहीं होगी कि जो आईएएस जैसे पद पर नहीं बैठना चाहता हो, कोई भी हो। ये एक भारत का क्या, विश्व के सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक परीक्षा है आपकी आईएएस एग्जाम। दूसरा जो है आपके जो स्टेट लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जितने भी पीएससी हैं, उनके द्वारा लिए जाने वाला एग्ज़ाम। ये जो 2 एग्ज़ाम हैं आपके, आईएएस और पीएससी का एग्ज़ाम, ये अपने आप में बहुत बड़े लक्ष्य हैं। और यदि आपने ये चुना है तो इसको चुनने के बाद आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे ही आपके दिमाग में कौंधता है, जैसे ही 12वीं आप करते हो, ग्रेजुएशन आप करते हो, आपके दिमाग में कौंधता है कि अब मैं आगे क्या करूं, आगे यदि करूं और ये क्वेश्चन आता है कि मैं आईएएस पीसीएस कर लेता हूं, तो सबसे पहली चीज़ अपनी क्षमताएं जरूर देख लेना है कि मेरी क्षमता क्या है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। केवल पढ़ाई भर से इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। केवल पढ़ाई भर से नहीं कर सकते। यदि आप सोचेंगे मैं केवल पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँ, नहीं हो सकता। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे बहुत सीनियर लोग हैं? आप में से कुछ सीनियर भी होंगे जिन्होंने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट बच्चे दे देते हैं। पीसीएस में लगे रहते हैं, आईएएस में लगे रहते हैं बच्चे।
मैं व्यवहारिक धरातल पे बता रहा हूँ। आप दिल्ली मुखर्जी नगर चले जाइए, राजेंद्र बाग चले जाइए, आप इलाहाबाद के कटरा चले जाइए, आप इंदौर चले जाइए, आप कोटा चले जाइए, आप जयपुर चले जाइए, आप झारखंड में रांची चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए, आप बिलासपुर चले जाइए, जो भी बड़े बड़े सेंटर बने हुए हैं, जो भी हब बने हुए हैं, सभी हबों की बात कर रहा हूँ। पटना में बच्चे बैठे हुए हैं, आप जाके लाइब्रेरी में देखिए, पूछिए, सर्वे करिए, आपको पाएंगे कि 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए। ये भी एक पक्ष है। एक पक्ष ऐसा भी है जिसमें से बच्चे बहुत लंबी जर्नी से, बहुत लंबे लेवल से तैयारी करने वाले हैं और उनकी तैयारी लगातार चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, नहीं हो रहा उनका साथ साथ, तो केवल पढ़ाई भर से बात नहीं बन रही है, जबकि वो रेगुलर पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम की कुछ अपनी खासियत है, इस बैटल ग्राउंड की कुछ खासियत है। यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटी बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से इस एग्ज़ाम को देने आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सीए या फिर किसी अन्य स्ट्रीम से हैं। अब समझिए कितनी खूबसूरती है इस एग्ज़ाम में। बच्चे आईआईटी करने के बाद भी चाहते हैं कि वो आईएएस बने, बच्चे मेडिकल और नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई, सीपीएमटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी चाहते हैं कि वो आईएएस बने। बच्चे अच्छे खासे पैकेज पाने के बाद, बड़े बड़े मतलब जो इंजीनियर्स हैं, बीटेक क्वालिफाई करके बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगे, वो भी चाहते हैं आईएएस बने। तो इस बैटल ग्राउंड पे सब आना चाहते हैं, सब अपना एंट्री करना चाहते हैं। तो एक चीज़ समझिए, इसमें से सबका नहीं होता। आप चाहे आईआईटी करे हो, चाहे जो कुछ भी करे हो, ये एग्ज़ाम भी कोई अलग प्रवृत्ति का एग्ज़ाम है। और बहुत साधारण बच्चा जो बीए करके आया हुआ है, ग्रेजुएट है, नॉर्मल ग्रेजुएट है, वो इसमें चयनित हो जाएगा। अब देखिए, वो नॉर्मली आपका चयनित हो जाता है। आईआईटी वाला बच्चा भी चयनित होता है, नीट वाला भी। तो कुछ ना कुछ इस एग्ज़ाम की खासियत है, जो डिमांड है इस एग्ज़ाम की। और सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम की प्रवृत्ति को पता करना है कि इस एग्ज़ाम की प्रवृत्ति क्या है। आज मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। प्रवृत्ति का मतलब इसका नेचर क्या है, इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, ये आपसे मांगता क्या है, यानी इस एग्ज़ाम की मांग क्या है। अब ये जो मांग है, आप कभी भी जाते हो ना, बाजार जाते हैं ना, मार्केट में जाते हैं ना आप, तो मार्केट में कोई भी सामान खरीदिए। मान लीजिए मार्केट में आपको एक फ़ोन खरीदना है, आप एक फ़ोन खरीदने के लिए बाज़ार गए, तो जब आप मार्केट में एक फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं और फ़ोन खरीदने के बाद वहाँ पे डिमांड देखते हैं कि भाई जो डिमांड वहाँ पर चल रही है, फ़ोन की डिमांड क्या है, जो भी वहाँ पे सेलर बैठा हुआ है वो आपसे कितने पैसे ले रहा है, क्या वैल्यू ले रहा है, क्या फ़ीचर आपको चाहिए, और फिर आप देखते हैं कि आपकी क्षमता है, आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, आप उसकी दे सकते हैं, पूर्ति करने में आप सक्षम है। यदि नहीं होते तो आप उस चीज़ को नहीं खरीदते हैं, कोई दूसरी चीज़ खरीद लेते हैं। यही इस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों की हालत है। आईएएस तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन आईएएस की जो प्रवृत्ति है, जो इसका मांग है, जो इसका नेचर है, उसकी पूर्ति करने में सब सक्षम नहीं रखते हैं, सब जो है पीछे हट जाते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो इतना बड़ा एग्ज़ाम सोच लेना बहुत आसान चीज़ है, सब सोच सकते हैं। सोचने में किसी को, तो हमारे यहाँ है ना, राइट टू लिबर्टी है, स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कुछ भी सोचिए, जो आप सोच सकते हो। लेकिन बात ये बच्चों, आपके कैरियर और भविष्य की बात है, आपके कैरियर और भविष्य की बात है। आपका कैरियर पूरा टिका हुआ है। आप जैसे ही 12th करते हैं, 12th करने के बाद आपके कैरियर का इरा चालू हो जाता है, और यदि आप अपने कैरियर पे फोकस नहीं करते हैं तो आने वाले साल आपके बर्बाद होने चालू हो जाते हैं। और यदि एक लंबा टाइम पीरियड आपको लग गया, ह्यूज टाइम पीरियड आपको लग गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। लोग 40-40 साल के बाद भी सिलेक्शन नहीं पाए। क्यों नहीं पाए, इसका कारण आज मैं आपको बताऊंगा। और जितने लोग हैं यहाँ पे मुझे जो सुन रहे हैं, आप इससे एग्री करोगे, मैं इसको लेकर के 100% आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आप इससे एग्री करोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप लोग एग्री करोगे मेरी बातों से, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूं। ये मैं केवल आप लोगों को नहीं, लाखों बच्चों को काउंसलिंग करने के बाद, लाखों बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद ये सब मैंने मेथड निकाले हैं जो मुझे समझ में आए हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले इसकी नेचर और डिमांड आपको पता है कि इसकी डिमांड क्या है, इसका नेचर क्या है। क्या ये केवल और पढ़ाई का खेल है कि इसमें आपने पढ़ लिया, रट लिया? 12वीं तक तो आपने यही किया कि आपने 2020 खरीद ली, विद्या क्वेश्चन खरीद ली, और ख़रीदने के बाद आपने कुछ नहीं, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। आराम से आपने पढ़े उसके 20 क्वेश्चन, 20 में से 5 कोई फंस गए आपके, जाके छाप आए, लिखा है। क्या ऐसा एग्ज़ाम है? क्या ऐसा एग्जाम है? ये तो सिर्फ मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। इसमें पेशेंस चेक किया जाता है, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट, पेशेंस चेक होता है।
हर साल ये एग्ज़ाम अपडेट करता है अपने आप को, इसकी प्रवृत्ति अपडेशन की है, ये अपने आप को पूरी तरीके से बदल देता है, पूरी तरीके से अपडेट हो जाता है ये एग्ज़ाम। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम की। पहले प्रवृत्ति को समझना, इसके डिमांड को समझना, इसके नेचर को समझना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को चुनने के बाद। आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं, आज आप लोग दिल में हाथ रख के अपने, आप मुझे मत बताइए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप सोचिए कि क्या आपने इस एग्ज़ाम की डिमांड को समझ रखा है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, या आपसे क्या चाहता है। सोचिए थोड़ा सा अपने मन में, क्या आपने जान रखा है। यदि आपके मन से हाँ की आवाज़ आ रही है कि हाँ आपने जान रखा है, तो फिर दूसरा चीज़, क्या आपकी वो क्षमता है कि इसकी पूर्ति कर सकें आप, क्या इसकी क्षमता है कि इसकी पूर्ति कर सक रहे हैं। जो इसकी डिमांड है, क्या उस डिमांड को पूरे करने की क्षमता रखते हैं आप, रखते हैं कि नहीं रखते। ये आपके अंदर ही आना चाहिए विचार। यदि आपको लगता है कि आप इसकी मांग को भी समझते हैं और इसकी पूर्ति भी कर सकते हैं, तो फिर अभी तक आप कहां पहुंचे या फिर आगे आप कहां पहुंचेंगे, इसको लेकर के आपकी रणनीति क्या है, आपकी रणनीति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं एक एस्पिरेंट की आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूँ, आपको एस्पिरेंट की लाइफ पता चल जाएगी बहुत कम समय में। और आज के सेशन में सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, आपको नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कब देना चाहिए। ये आज जो है सबसे पहला टॉपिक मेरा आप लोगों का यही रहेगा, और इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर करूँगा। देखो, एक एस्पिरेंट की लाइफ आप लोगों का जीवन में डिकोड करता हूँ, आप लोगों का जीवन डिकोड करता हूँ। एस्पिरेंट, एज एस्पिरेंट आप यदि 12th क्लास में थे, 12th क्लास में बच्चा एक अलग ही दुनिया में जीता है, अलग ही एल्यूजन होते हैं, अलग ही भ्रम होते हैं, अलग ही एक्साइटमेंट होती है, अलग ही एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। 12th में आपके पास एक खतरनाक एनर्जी होती है, खतरनाक पावर होती है। आप परमाणु बम, वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया चल रही होती है आपके शरीर के अंदर, तो अपार ऊर्जा निकलती है उससे, है ना। मैं नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही होती है। तो आपकी कहानी जो है क्या हो जाता है, 12वीं क्लास में आप बिल्कुल पागल होते हैं, आपको लगता है आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हैं, आप कुछ भी कर जाएंगे। ज़्यादातर एस्पिरेंट ऐसे ही होते हैं। अब इस टाइम पे आप डिसीजन लेते हो कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है। आप पहले या तो कोई सही सलाहकार मिल गया तो ठीक है, सलाहकार के माध्यम से काम कर लिया, या खुद रिसर्च कर लिया, खुद चुन लिया कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। कई बार क्षमताओं के अनुरूप आप अपने लक्ष्य को चुनते हो, कई बार क्षमताओं के अनुरूप के बाहर जाके चुनते हो। आपको पता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप चीज़ों को चुन लेते हो। तो 12वीं के पास बहुत एक्साइटेड बच्चा होता है। 12वीं के बाद आप आते हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आने के बाद बच्चा स्वच्छंद हो जाता है। स्वच्छंद मतलब कि अपने हिसाब से स्कूल जाना, नहीं आना। भारत में बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे रेगुलरिटी बहुत अच्छी है, जहाँ पे टीचर ही नहीं आते हैं, है ना, शिक्षक ही नहीं आते। कल एक ऑनलाइन बैच के बच्चे थे, वो बता रहे थे, कोई समस्तीपुर का उनका विद्यालय था, वो बता रहे थे कि वहाँ पे शिक्षक ही नहीं आते, प्रिंसिपल ही नहीं आते हैं। तो जो आपका ग्रेजुएशन का ईरा है, यहाँ पे या तो आप जाना बंद कर देते हो, या तो आप जाना बंद कर देते हो, या तो आपके शिक्षक आना बंद कर देते हैं। तो जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है आपका, है ना, कोई भी स्ट्रीम आपकी हो सकती है, आप इंजीनियरिंग लाइन पे जा रहे हो, आप मेडिकल लाइन पे जा रहे हो, कहीं पे, यहाँ पे भी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत होता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है यहाँ पे बच्चे का, बिल्कुल मस्ती होती है, ओपन लाइफ होती है यहाँ पे, फुली एक्साइटेड स्टूडेंट, बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई भी स्ट्रीम चुने। अब यहाँ से आप लक्ष्य भी चुनना चालू करते हो कि मैं करूँ क्या, मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूँ, क्या नहीं करूँ, ठीक है। इसके बाद आप सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा हल्का सा मोटिवेशन कम होता है, हल्का सा मोटिवेशन कम होता है। और फर्स्ट ईयर में तो लगता है अभी बहुत समय बचा है, अभी तो पर्याप्त समय है, कुछ मस्ती करो, मौज करो, है ना। लेकिन जैसे जैसे सेकेंड ईयर पे आते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन कम होता है, थोड़ा मोटिवेशन आपका कम होता है, ठीक है। मोटिवेशन थोड़ा सा आपका कम होता है, पहले से थोड़ा कम, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा कमी आती है मोटिवेशन में, क्योंकि अब धीरे धीरे कैरियर का समय नज़दीक आ रहा है। सेकेंड ईयर में आप सीरियस हो जाते हो और फाइनली चुन लेते हो कि आपको क्या करना है ना। आप IAS PCS चुनते हो, आपको प्राइवेट सेक्टर पे जाना है, आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, आपको यूपी पुलिस में जाना है, आपको समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देना है, कि आपको जो देना है आप यहाँ पे चुनते हो। बहुत स्ट्रीम है, इंडिया में स्ट्रीम की कमी नहीं है कि आपको PSC के एग्ज़ाम देना है, किसी SSC का एग्ज़ाम देना है, बैंक के क्षेत्र में जाना है, कोई ना कोई सेक्टर आप चुनते हो। लेकिन ज़्यादातर बच्चे दीवाने होते हैं इस एग्ज़ाम के, इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम के। दूंगा तो राजा बनूंगा, मतलब राजा बनने की सबकी ख्वाहिश है ना। वास्तव में IAS एक बहुत बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा आपको।
बहुत बड़ा पद है, साधारण पद नहीं है। इस पद की गरिमा बहुत बड़ी है ना। इस पद की अथॉरिटी बहुत बड़ी है। आपके नाम के आगे 3 शब्द लग जाने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, जो भी आपके आगे क्वेश्चन होंगे मैं लूँगा, आप लोग मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। आप मेरी बात सुनिएगा। थोड़ा सा आपको मैं बस इतना कहूँगा कि पहले धैर्य से, इत्मीनान से सुनिए। जो आपके क्वेश्चन होंगे मैं बाद में आप लोगों से लूँगा, ठीक है। इसके बाद आप थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में आने के बाद आपकी कहानी और गड़बड़ हो जाती है। मोटिवेशन का स्तर गड़बड़ा जाता है। लगने लग जाता है कि अब बस समय नज़दीक आ रहा है, मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरी एज 21 साल हो रही है ना, अब मुझे कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे आपकी टीनेज होती है, ऐसी एज होती है, इस एज में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, है ना, बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं। आप जो है धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं पे एक्साइटमेंट भी होता है। तैयारी, अब देखो यहाँ पे 2 तरीके बच्चों की कैटेगरी के ऊपर भी है। यदि आप एक बहुत गंभीर और अच्छे बच्चे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हर जगह पे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बावजूद भी संशय जरूर बना रहता है। इसके बाद जो बीटेक वाले हैं, 4th ईयर आते आते पूरा जो चेहरे की चमक ख़त्म होनी चालू हो जाती है। बीटेक हो, कोई भी स्ट्रीम वाले बच्चे हों, जैसे ही आपका 4th ईयर आता है या फाइनल हो जाता है, आपका चमक आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी भी चमक रहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चमक बिल्कुल नहीं रहती, अभी भी आपके अंदर एक चमक रहती है, ठीक है। लेकिन फाइनली जब आप तैयारी करने के लिए आते हो, यहाँ पे शुरुआत जब करते हो, आपने सोचा कि चलो ठीक है, सेल्फ स्टडी हो सकता है यहीं से आपने प्रारंभ कर दी हो, 12th के बाद से ही आपने सेल्फ स्टडी प्रारंभ कर दी हो, या किसी संस्थान में एडमिशन ले लिया हो, या तो किसी संस्थान में एडमिशन ले लिया हो कि भाई पढ़ना भी चालू कर दिया हो आपने, या तो आपने कुछ भी शुरू कर दिया हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिसीजन होता है जो आपको आगे करना है। आप ग्रेजुएशन के बाद आप एसएससी कर रहे हो, आप आईएएस कर रहे हो, आप पीसीएस कर रहे हो, जो भी आपने सोच रखा है, ठीक है। मैं तो आईएएस के लिए आपके सामने आया हूँ, इतने बड़े आप एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के सोच रहे हैं, तो मैं इसी की बात करने आया हूँ। शुरुआत में भी एक्साइटमेंट बहुत होता है, जैसे आज आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, आज आपने कोई किताब खरीद ली, कुछ भी किया, शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होता है। अब जब आप इसकी तैयारी करेंगे, अब इसका सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों को तो सिलेबस ही पता नहीं होता, उनको जानकारी नहीं होती कि सिलेबस क्या होता है, यानी कि इसका नेचर, इसका डिमांड, है ना। जो मैंने आपको ये बताया कि क्या इसकी प्रवृत्ति आपने समझी, तो हो सकता है आपने प्रवृत्ति समझना चालू किया हो कि इसकी डिमांड क्या है। बहुत अच्छा लगता है नाम के आगे आईएएस लगाना, आईएएस एस्पिरेंट लिखना, अपने रूम पे जो है लिखना आईएएस या आईपीएस, ये लिखना बहुत अच्छा लगता है, सबके दिल में बड़ा सुकून देता है ना, अपनी कॉपी किताबों में आईएएस या आईपीएस लिखना। लेकिन उसकी जो डिमांड है उसकी पूर्ति करना, ये अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है ना, एक अनुशासन का काम है, एक विजनरी का वर्क है। ये इतना आसान नहीं है कि आप बस कहीं पर भी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, उससे भला हो जाएगा। मैं कभी नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। आपको खुद आप क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कैसी पर्सनालिटी हो, आप टालने वाली प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो, आप रेगुलर पर्सनालिटी हो, आप जो कमिटमेंट करते हो क्या उन कमिटमेंट को पूरे करने वाली पर्सनालिटी हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मायने रखती हैं, और ये एक दिन में नहीं बनता। आप सोचे कि आपने किसी संस्थान को ज्वाइन कर लिया, जुड़ गए, रातों रात चमत्कार हो जाएगा आपकी जिंदगी से, कुछ नहीं होने वाला चमत्कार, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हो सकता है आप में से, देखो अब आप लोग बताना चाहे ना बताना, लेकिन दिल में तो आपको सब पता चलेगा। जो जो क्वेश्चन करूंगा, क्या आप जो अपने आप से वादे करते हो क्या वो पूरे करते हो? क्या आपने इससे पहले जो भी दिनचर्या बनाई क्या उसको फॉलो किया? आप में से कितने लोग हैं जो दिनचर्या फॉलो करते हैं? है कोई व्यक्ति जिसने अपनी दिनचर्या को लगातार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने फॉलो किया हो? बहुत कम संख्या होगी उनकी, लिमिटेड बच्चे होंगे। इतनी ही संख्या बता रहा हूँ, इतने भी नहीं, इतने बच्चे होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्या हो, आपने 12वीं तक कितना काम किया, 12वीं तक आपने कितनी मेहनत की, 12वीं के बाद जो है आपने ग्रेजुएशन में, चलो 12वीं तक आपको समझ में आ गया कि आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन ग्रेजुएशन में क्या आपने क्या किया, ग्रेजुएशन में क्या आपने बहुत अच्छी तैयारी की, ये भी आपको पता होगा।
ये भी आपको पता होगा कि वहाँ के टाइम कितना आपने बर्बाद किया, आपका फोकस कहाँ कहाँ डाइवर्ट है, आपका फोकस। बहुत सारे लोग तो पैसे में लग जाते हैं, घर के बिजनेस में लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, इसके बावजूद भी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। यदि हम उन्हें नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं बहुत बेसिक बात आपको बता रहा हूँ। आईएएस के एग्ज़ाम की आपने सोच तो रखी है, लेकिन अब जब तैयारी करोगे तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, मुझे आईएएस देना है ना। बड़ी खुशी होती है जब ये आप चुनते हो ना और सबको बताना चालू करते हो। बहुत लोग तो ढिंढोरा पीटना चालू कर देते हैं, ढिंढोरा पीटना चालू कर देते हैं कि अरे वाह मैं आईएएस दे रहा हूँ, मैं आईएएस दे रहा हूँ, आईएएस दे रहा हूँ। सबको बताते हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने फेसबुक में भी लिख लेते हैं आईएएस एस्पिरेंट। यूट्यूब पे यहाँ पे भी बहुत सारी आईडी बना लेते हैं, उस पर भी आईएएस लिख देते हैं। ठीक है, ढिंढोरा पीटना चाहते हो, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ढिंढोरा पीटने से, लेकिन आपके एक्शन कितने बड़े हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि बच्चे अफवाहें बहुत फैलाते हैं। जो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इसमें अफवाह फैलाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस के लिए आपका आचरण कितना है। अब जब आप बन जाओगे, बनोगे ऐसे नहीं, बनने से पहले का आचरण आपका कैसा है, आपका इनपुट कितना है, आप कितना इनपुट देने वाले लोगों में से हैं, ये बहुत मायने रखता है। इस चीज़ को आप इस तरीके से नहीं ले सकते जैसे आप हल्के में चीज़ों को समझ लें, इतना आसान नहीं है ना। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब देखो होता क्या है, आप आईएएस की तैयारी, जैसे मान लीजिए फॉर्म आ गया, बहुत सारे बरसाती मेढक होते हैं, आईएएस का फॉर्म आया, पागल पड़ गए, अरे फॉर्म आ गया, मैं आईएएस का फॉर्म भरूंगा, आईएएस का फॉर्म भरूंगा, आईएएस का फॉर्म भरूंगा, पीसीएस का फॉर्म भरूंगा, मैं इसका फॉर्म भरूंगा, उसका फॉर्म भरूंगा। फॉर्म भर देने भर से सिलेक्शन हो जाता तो क्या होता, कोई थी ही नहीं बात। इसका पाठ्यक्रम कितना बड़ा है, पाठ्यक्रम की क्या नीड है, पाठ्यक्रम आपको किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से आयोग क्वेश्चन को बना रहा है, कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है। आप लोगों को बताऊं कैसी प्रवृत्ति रखते हैं बच्चे, मतलब मुझे बड़ा कभी कभी हास्यास्पद लगता है। आयोग का जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है, उसमें एक क्वेश्चन पेपर को 3500 वर्ड में लिखना होता है, 3 घंटे तक लिखना होता है। आपको शायद मेंस नहीं पता कि मेंस इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण है। नाम ही लिखा हुआ मुख्य परीक्षा लिखा हुआ, तो मुख्य परीक्षा मतलब मेंस ही होगा, और क्या होगा। तो आप मेंस, आप समझिए डिमांड, आपको डिमांड शायद पता नहीं है, ये है मेन डिमांड इसकी। मेंस मुख्य परीक्षा इसकी मुख्य डिमांड है। प्रारंभिक परीक्षा तो एक भीड़ को हटाना है, प्रारंभिक परीक्षा तो आपके अंदर का साइकोलॉजिकल प्रेशर नापना है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देना और इससे भीड़ हटा देना है, मतलब जेन्युइन पर्सन उठाने हैं। और आपने पीटी क्वालिफाई भी कर लिया तो आपको यहाँ पे चैलेंजेस पता चलेंगे। आपकी लिखने की स्पीड, लिखने की गति कितनी है, लिखने की गति कितनी है। अब आप पीडीएफ वाले स्टूडेंट हो, आपको पीडीएफ चाहिए, बिना पीडीएफ के तो आप किसी से पढ़ते नहीं हो, आपको खुद के नोट्स बनाने नहीं हैं, आपको खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी नहीं है, आप गति में लिखना ही नहीं चाहते। इससे पहले कभी नहीं लिखवाया गया था, मैं भी चीज़ बता दूं आपको ग्रेजुएशन तक में इतना गति से नहीं लिखवाया गया था। उसमें तो मन मर्जी चलती थी, टीचर को बोल दिया सर रिपीट करो तो रिपीट कर दिया। लेकिन यहाँ पे आयोग में आपको जो लिखना है, आपके पर डे 2 पेपर होंगे, आपके 2 पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, यानी 6 घंटे के पेपर होते हैं। एक पेपर आपको लगभग 3500 से 4000 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। यानी 7000 शब्द क्या आप 6 घंटे में लिख लेते हैं। लिख के देखा है किसी ने लिख के देखा है आज तक, बताइए, लिख के देखा है। फिर रही बात ये तो मैंने आपको सिर्फ लिखने, और ये रेगुलर होगा। आज पेपर हुआ, ठीक है, फिर अगले दिन फिर नेक्स्ट पेपर होगा, नेक्स्ट पेपर में फिर आपको इतना ही लिखना है, फिर नेक्स्ट पेपर होगा, फिर उसमें लिखना है। 4 से 5 दिन लगातार आपको लिखना होता है। कभी लिखा है इतना आप लोगों ने डिमांड किया? और ये क्या लगता है, एक दिन में लिखने की गति बढ़ जाती है, एक दिन में लिखने की गति बढ़ाते बढ़ाते 1 साल हो जाते हैं। फिर प्रेजेंटेशन पे काम करना होता है। मैं कहने की तात्पर्य बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा प्रवृत्ति, नेचर, एग्जाम का नेचर। मुख्य परीक्षा में तो ये एक बात हो गई, सिर्फ एक बात हो गई कि लिखने की गति आपकी ठीक है कि नहीं है। आपको ज्ञान भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, आपको जबरदस्त नॉलेज, डायनेमिक ज्ञान होना चाहिए आपको,
यहाँ पे ये नहीं है कि आपने कोई लक्ष्मीकांत पढ़ ली, आपने कोई रमेश सिंह पढ़ ली, आपने कोई दीनानाथ वर्मा पढ़ ली, आपने कोई जयंत श्री माली पढ़ ली, आपने स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ लिया तो आपका भला हो गया। नहीं, क्वेश्चन आपको रिक्रिएट उनका आंसर करना है। वो क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, वहाँ तो सिर्फ आपको डेटा दिया गया है। आयोग क्वेश्चन ऐसे पूछता है जिन क्वेश्चन को आपको फॉर्मेट करना पड़ता है, उन्हें बनाना पड़ता है, तब होता है। आपको इन्फॉर्मेशन भर से कम किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। ये आपकी एनालिसिस क्षमता, पढ़ने के बाद आपने काम कितना किया है, कितना चीज़ों को जोड़ना सीखा है, कितना सब्जेक्ट को इंटरलिंक करना सीखा है, ये सब चीज़ें काम करती हैं। अब ये आपने ज्ञान पे, नॉलेज पे केवल स्टैटिक नॉलेज नहीं चाहिए, हमें डायनेमिक नॉलेज चाहिए। ऐसा नॉलेज चाहिए जिसको आप कई चीज़ों से रिलेट कर सके, इंटरकनेक्ट कर सके। ये इसके एग्जाम की प्रवृत्ति है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आप 2 घंटे तो बैठ नहीं सकते हो, है ना। 6 घंटे का पेपर कैसे दोगे ये बताओ। आपकी बैठने की कैपेसिटी नहीं है। आप 6 घंटे तक, आप अभी आपके हाथ में मोबाइल होगा, अभी आधे ज़्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल होगा, दिमाग में चल रहा होगा कि मैं कुछ फेसबुक चेक कर लेता हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप में किसी का कमेंट तो नहीं आ गया उसको देख लेता हूँ, है ना। तो दिमाग में आपके बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और उस चीज़ से आप अपना नुकसान कर डालते हो, आपको पता नहीं चलता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा समझिए, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, मेरी बातें यदि बुरी लग जाएं तो इसको आज ग्रहण कर लेना। मेरा काम है आप लोगों को एक ऐसा गाइडेंस दे करके जाना है जो आपका भला कर दे, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव कर ले। इसलिए ध्यान से सोचना है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। जो बात बुरी भी लगे उसे भी सुनना है। और मैंने आपको क्या बोला, अंधभक्ति नहीं करनी मेरी किसी भी बात की। आपको मेरी बात को बहुत सटीकता से समझना है, एनालिसिस करना है, और जब आपके ज्ञान में, आपके विवेक पे ये हो जाए कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, तब उसको अमल पे लाना है। समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी इतने बड़े गोल को चुनते हो तो आपको इसकी प्रवृत्ति, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। यदि आप बिना क्षमता समझे हुए इसकी तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम में ढेर हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। युद्ध करने जाते हैं ना, युद्ध करने में देखो, महाभारत का युद्ध हुआ था, एक तरफ अर्जुन खड़ा था और दूसरी तरफ पूरे कौरव थे। कौरवों की सेना में कौन कौन थे आपको पता है? भीष्म पितामह खड़े थे। भीष्म पितामह, पता है? भीष्म पितामह अपने दम पे अकेले पूरे युद्ध को खत्म कर देते, लेकिन प्रिपरेशन की गई, बाकायदा प्रिपरेशन की गई, शिखंडी को लाया गया। इधर श्री कृष्ण भी थे, अर्जुन भी था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना रहे थे कि ये माध्यम है, इसके माध्यम से मैं सब करवाऊंगा। तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। द्रोणाचार्य को कैसे खत्म करना, द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु हैं, है ना, साधारण लोग नहीं कहते। कर्ण जैसा महारथी खड़ा था, दुशासन खड़ा था, दुर्योधन खड़ा था, ऐसे ऐसे महारथी खड़े थे। तो अर्जुन ने बाकायदा तैयारी करी होगी ना उसकी। 12 साल का जो उनको क्या बोलते हैं, 12 साल का जो वनवास मिलता है, घर से निकाला जाता है उन्हें, तो उसमें उसने पूरा प्रॉपर काम किया, प्रिपरेशन की। बाकी के भाइयों के दम पे नहीं युद्ध जीता उसने, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी गुरु छात्र को नहीं बनाता। ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखिएगा। कोई भी गुरु छात्र को नहीं बनाता, छात्र होता ही पहले से है। आप में से आप कोई कहें कि कोई गुरु किसी, ये बिल्कुल भ्रम है, ये झूठ है। जैसे आप लोग कोचिंग सेंटर वालों को देखते हैं कि मैंने इसको आईएएस बना दिया, इसको मैंने पीसीएस बना दिया, इसको मैंने इतने अधिकारी बना दिए, ये एक बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा धोखा है बच्चों के साथ। कोई किसी को आईएएस पीसीएस नहीं बना सकता, कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता। ये तो छात्र के अंदर की अद्भुत क्षमता होती है। द्रोणाचार्य तो वही गुरु थे ना, ये बताओ। लेकिन उन्होंने, एक ही बंदा था अर्जुन, उसके अंदर थी वो शैली, उसके अंदर था वो कैप्चरिंग पावर। अकेले एक ही बंदा को उन्होंने भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया समसामयिक युग में। दूसरे को तो नहीं बना पाए ना। तो इसमें द्रोणाचार्य फेल्योर नहीं हुए, बल्कि अर्जुन के अंदर वो कैप्चरिंग पावर थी। तो आपके अंदर की क्वालिटी क्या है? गुरु के लिए सब बराबर होते हैं, सभी शिक्षकों के लिए सब बराबर होते हैं। और आईएएस पीसीएस बनोगे तो अपने दम पे बनोगे, ये भी बता रहा हूं। कल के दिन कोई कोचिंग सेंटर आपको ये बोल दे, वो बोल दे, सब फालतू की चीजें हैं। आज तक देखा, मैंने कभी आज तक मार्केटिंग नहीं की है। कितने बच्चे मेरे चयनित हैं, आपको शायद उम्मीद भी ना हो। कितने बच्चे मेरे प्रशासन में हैं, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि जो कुछ भी स्टूडेंट करता है वो अपने दम पे करता है, किसी के दम की बात नहीं है। क्योंकि लाखों बच्चे यदि आपके साथ पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे चयनित हो रहे हैं, तो बाकी के क्यों नहीं चयनित हो रहे? इसलिए आप क्या हो ये इंपॉर्टेंट होता है, और आप क्या हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको अपने दिल में हाथ रख के पूछना चाहिए कि आप क्या हो।
आपको खूब अच्छे से पता है कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है और कितने मेरिट डिमेरिट्स हैं, आपको सब पता है। डिमेरिट में आप काम नहीं करोगे तो आपका मेरिट भी मर जाएगा। आपकी जो कमियां हैं, यदि उन कमियों पे काम नहीं करोगे तो आपके पास जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो भी खत्म हो जाएंगी। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। आपका लक्ष्य है, आपका फोकस है, क्या आपकी क्षमता है कि 2 साल के लिए आप अपने आईएएस के अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर सकते हो अपने आप को? बताइए, क्या आपकी ये क्षमता है कि आप 2 साल के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे फोकस खत्म कर सकते हो अपने इस एग्जाम के लिए, इसकी नीड को पूर्ति करने के लिए? नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझे तो मेरे घर में शादी हो जाएगी तो शादी भी अटेंड करनी पड़ेगी, है ना, मुझे तो फेसबुक भी चलाना है, मुझे तो व्हाट्सअप भी चलाना है, मुझे तो सोशल मीडिया से भी जुड़ के रखना है, मुझे अपने दोस्तों को खुश रखना है, मुझे अपने रिश्तेदारों को खुश रखना है, मुझे अपने घर को खुश रखना है। रख लो खुश। पहली डिमांड ये है, क्या इस एग्जाम के लिए समर्पण है आपको? क्या समर्पण है? क्या इस एग्जाम को लेकर के, क्या अपने जीवन के 2 साल, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, क्या जीवन के 2 वर्ष आप देने वाले हो अपने इस एग्जाम के लिए? क्या 2 साल आपकी है क्षमता? क्या आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि आप 2 साल प्रॉपर इस एग्जाम को दे सकते हो? आप वादे तो कर दोगे लेकिन आप पूरा नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने बहुत वादे अपने आप से कर रखे हैं। आपका एटीट्यूड ऐसा बन चुका है कि आप वादे तो करते हो लेकिन पूरा करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग बहुत फालतू की बातें, मतलब ये चीज़ आप सोचिए, बैठिए इस चीज़ को। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, ऐसे ऐसे बच्चे आए जो आके बोल रहे थे सर मैं सब छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और 2 महीने बाद पढ़े हुए हैं कहीं और, क्योंकि वो कभी सिलेबस देख के आए ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, इस एग्जाम की डिमांड क्या है, इस एग्जाम की नीड क्या है। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पहले कभी काम किया नहीं था, बस जोश जोश में आ गया कि आईएएस बनना है, और इसके बाद फिर पता चला कि अपनी कैपेसिटी नहीं, अपनी क्षमता नहीं है। और ये जितने लोग बैठे हुए हैं, जो ये लोग ये मूर्ख बनाते हैं, मैं इसमें बहुत सारे संस्थानों को भी दोषी मानता हूं कि वो जो मूर्ख बनाते हैं कि आप यूनिक हो, आपके अंदर तो परमात्मा का निवास है। अरे वो सारी चीज़ें हैं लेकिन कैपेसिटी नाम की चीज़ होती है। यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ा तो आगे क्या गारंटी है कि वो पढ़ लेगा? आज आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप कल की गारंटी, कल पे कोई चीज़ टाल रहे हो कि कल से पढ़ूंगा, तो जब आज आप नहीं पढ़ रहे हो तो जब कल वाला आ जाएगा तो उसमें क्या गारंटी है कि आप पढ़ लोगे? ये बताओ। कोई काम आज आप नहीं कर रहे हो, आज करने से मना कर रहे हो, तो कल की मैं क्या गारंटी मानूं आपकी? ये बताइए। आपके अंदर कल में टालने की यदि प्रवृत्ति रही है तो वो जिंदा रहेगी ना, वो थोड़ा ना खत्म हो जाएगी। नहीं तो आज से शुरू करो, आज से करो, जो करना है आज ही करना है, कल के लिए क्यों कोई चीज़ छोड़ना? बताइए मेरी बात को, बताइए। मैं कोई गलत कह रहा हूँ आप लोगों को? मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं आपको बहुत कड़वी बातें बोल के जाऊँगा और आप बैठ के सुनना, कि आप बैठ के सोचना कि आप हो कैसे व्यक्ति। क्या आपके अंदर वो चीज़ें हैं? आपके अंदर है वो पर्सनालिटी है कि नहीं है? बताइए। नहीं निकल के आएगा। आप बस बातें करोगे बड़ी बड़ी, आप खड़े हो जाओगे, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, लेकिन किया कितना? अभी तक कितना कर डाला? उसका क्या आपका लेखा जोखा है? नहीं नहीं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बताइए। अभी मैं यहाँ पे देखो आप लोगों से क्लास ले रहा हूँ ना, लाइव में इधर उधर की बातें चल रही हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें चल रही हैं, बहुत इधर उधर की। मतलब ये देख रहे हैं कि सर कोई चीज़ समझा रहे हैं, नहीं मतलब क्या मैं समझूं? बताइए क्या समझूं, क्या समझूं? ये कौन है? स्टूडेंट है कोई? मैं पढ़ लेता हूँ, देखो अब पढ़ लेता हूँ, क्या करूँ मैं? आप लोग, ये सुनील कुमार है कोई, कह रहे हैं सर मैं आपसे ऑनलाइन बैच का छात्र हूँ, ठीक है, मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ परंतु आपके संपर्क कराने नहीं देते हैं। बेटा ये बताओ, चैट वाला सेक्शन बना हुआ है, चैट वाले सेक्शन में आपने कितना संपर्क किया, कहाँ पे क्या भेजा है? यहाँ पे व्हाट्सअप बना हुआ है, व्हाट्सअप में यदि आप लिख के अपनी कोई बात भेज दोगे तो मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाता है उस चीज़ का। आप आ जाइए, गाजियाबाद आ जाइए, 2 घंटे बैठिए मेरे सामने, 2 घंटे मैं आपसे बात करूँगा बैठ के, 3 घंटे बैठ के बात करूँगा। जो बच्चे आते हैं पता होगा कि मैं 6-6 घंटे बैठ के काउंसलिंग करता हूँ, सारी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ। आ जाइए गाजियाबाद, बताइए, बताइए तो मुझे बताइए तो कहाँ पे? अब यहाँ पे क्लास चल रही है, कुछ और चल रहा है, पहले इस पे फोकस करना है। बाकी जो भी है व्हाट्सअप नंबर है संस्था के, भेजिए आप वहाँ पे लिख करके आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ये पढ़ रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है बच्चों को, समझ रहे हैं? बस आपको, आप कुछ बताना नहीं चाहते, आपको कुछ काम नहीं करना है, तो ये कहीं ना कहीं पे आपका रवैया दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है।
काम की बातें करिए, मैं बस ये चाहता हूँ, काम की बातें करिए। आपकी पढ़ाई को लेकर के इशू है, आइए, मैं तो लगातार यही काम करा रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। बताइए, ऑनलाइन बैच में यदि आप जुड़े तो आपको पता होगा कि कंटेंट कितने ह्यूज लेवल का है, सारी चीज़ें। चलो वो अलग बात है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा जो मैं चीज़ें कहना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले चाहिए आपका समर्पण। कितना समर्पण चाहिए? 2 साल का। लेकिन नहीं दे पाओगे आप 2 साल का समर्पण, बहुत बड़ी बात होती है 2 साल का समर्पण। आपके पास 2 दिन का तो समर्पण है नहीं, है ना। आप एक दिन व्रत रखते हो तो दोपहर में खाना खाने की सोचते हो कि आज ही खा लेता हूँ, आज ही खत्म कर देता हूँ। 2 साल का व्रत रख पाओगे? 2 साल का आपके अंदर है समर्पण? 2 साल का आपके अंदर है क्षमता? नहीं नहीं, मेरे घर में ये दिक्कत आ गई, मुझे एग्जाम इसी साल देना है, इसी 2 महीने में एग्जाम देना है, मुझे आज ज्वाइन किया है, कल मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा और परसों से जो है मैं एग्जाम में बैठूं और एग्जाम क्वालिफाई करा लूं, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए मेरे साथ। ये मेंटालिटी वाले बच्चे हैं, ऐसी मेंटालिटी लेकर के बैठे हो आप लोगों में से। अब ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने वाला हूं। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन, एग्जाम दें या नहीं दें, या एग्जाम कब दें? एग्जाम दें या नहीं दें, या एग्जाम कब दें? सबसे पहली चीज, यदि आज से ही आपने तैयारी प्रारंभ की है, आज से आपने तैयारी प्रारंभ की है तो आने वाले 2 साल तक कोई एग्जाम नहीं देना है, नो एग्जाम। 2 साल तक सोचना भी नहीं IAS PCS के बारे में, पाप है। यदि आज से तैयारी प्रारंभ हुई है, आज से ही चीजें प्रारंभ है, आज ही प्रारंभ किया है, तो 2 साल तक एग्जाम के बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना है? सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचना है, सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचना है। एग्जाम देने के बारे में नहीं सोचना। एग्जाम तब देंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, आप में से जो बच्चे अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किए, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, वो भी एग्जाम ना दें। चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, 6 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, आप चाहे जितने साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आज तक यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब समझ रहे हो ना, बिना सिलेबस कंप्लीट किए यदि एग्जाम में बैठने की सोच रहे हो तो मत दीजिए, घातक है। यह आपको नुकसान पहुंचा देगा, यह आपको समाप्त कर देगा। आपने यदि बिना सिलेबस कंप्लीट किए एग्जाम हॉल पे बैठ रहे हो तो आपका सिलेबस कितना है पहले ये पता करो। IAS का सिलेबस में हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है उसमें एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, आर्ट एंड कल्चर है, उसके अंदर जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब बहुत ह्यूज टॉपिक है, ज्योग्राफी का मतलब बहुत ह्यूज टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, गवर्नेंस का टॉपिक है, सोशल जस्टिस का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, साइंस टेक का टॉपिक है। क्या साइंस टेक हो गया आपका? क्या इन्वायरमेंट हो गया आपका? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका? क्या इंटरनल सिक्योरिटी आपने कर लिया? क्या आपने सेंसस का डेटा कंप्लीट कर लिया? क्या आपने जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया? क्या आपने सीसेट के पेपर को कंप्लीट कर लिया? मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड हो गया आपका? क्या आपने इथिक्स को बहुत अच्छे से काम कर लिया? क्या आप अपने वैकल्पिक विषय पे काम कर लिया? किया है कि नहीं किया है? बैठो पहले पता करो कि आपने क्या किया है। आप 10 साल क्या 50 साल तैयारी कर लो, नहीं होगा काम कुछ भी। सिलेबस कंप्लीट हुआ है क्या? बताइए, सिलेबस कंप्लीट हुआ है क्या? सिलेबस कंप्लीट हुआ है क्या? बताइए। कितने हैं यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट वाले? कितने हैं? मेरे सामने बैठे होते तो मैं यहीं पे पूछता भी, अभी मेरे सामने बैठे होते आप लोग तो अभी मैं पूछ लेता आपसे, कितने हैं यहाँ पे सिलेबस जिन्होंने जो एक कह दें कि हाँ मैंने सिलेबस बिल्कुल ज़बरदस्त कंप्लीट किया है? कितने लोग हैं? बताइए। सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस पहले पता करो पूरा, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस, करंट अफेयर्स हर साल बनता है।
आप पाओगे कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया है। मैं आपसे पूछ लूँगा तो आप अभी इथिक्स का सिलेबस नहीं बता पाओगे, आप सोशल जस्टिस का सिलेबस नहीं बता पाओगे, आप IR का सिलेबस नहीं बता पाओगे, आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सिलेबस नहीं बता पाओगे, आप डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस नहीं बता पाओगे, आप इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस नहीं बता पाओगे। आप सिलेबस नहीं बता पाओगे मुझे तो कंप्लीट क्या है? आप कंप्लीट करो पहले सिलेबस, पाठ्यक्रम। अब देखो आप में से बच्चे गलती क्या करते हैं, आप में से बहुत बड़ी गलती होती है। कितनी बड़ी गलती करते हैं जो ये 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल तैयारी करके एग्जाम्पल क्रिएट कर देते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, या जो अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं आपके, जो बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं, जो बहुत परेशान हो गए हैं, आखिरकार ये गलती क्या करते हैं? इस गलती को समझिए। इसका मैंने नाम दिया है दुष्चक्र। ये एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, ये दुष्चक्र में फंस जाते हैं। और इसके दुष्चक्र का काम क्या है? ये बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए दुष्चक्र में फंस जाते हैं। विदाउट सिलेबस की प्रिपरेशन करने के बिना ही ये क्या हो जाते हैं? एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। दुष्चक्र में कैसे फंसते हैं? मान लीजिए आज नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम का, मान लीजिए इन्होंने क्या की थी, तैयारी करना 6 महीने पहले चालू किया था, 6 मंथ पहले। पहला स्टेप इनका यह था कि उन्होंने डिसीजन लिया कि 6 महीने पहले तैयारी करना चालू किया। नहीं 6 महीने पहले किया, 12 महीने पहले किया, 16 महीने पहले किया, लेकिन सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं किया। फिर अचानक से नोटिफिकेशन आ गया। कुछ लोग तो होते हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन उनको जागते हैं कि मुझे भी देना चाहिए एग्ज़ाम। तो दूसरा स्टेप हुआ, नोटिफिकेशन आ गया। अब इनको लगा कि एक काम करता हूँ, मैं एग्ज़ाम दे लेता हूँ। तो नोटिफिकेशन लिया, जैसे ही नोटिफिकेशन आया इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, है ना। एग्ज़ाम देने का मतलब है प्रीलिम्स दे दिया, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। पहले तैयारी की, प्रिपरेशन की, लेकिन प्रिपरेशन का अनकम्प्लीट थी, अनकम्प्लीट प्रिपरेशन में है ये, पूरी तैयारी नहीं हुई, आधा अधूरी तैयारी करके गए। आधा अधूरी तैयारी के बाद नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया जाता है, और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया जाता है, हो सकता है इसमें हो जाए इनका, क्योंकि भाई तैयारी तो की थी, पीटी हो जाए इनका, में भी हो सकता है। पीटी में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि थोड़ा सा भी सिंसियर हो, सीरियस हो, आपने पढ़ रखी हैं चीज़ें, तो आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि पीटी मुझे सबसे आसान एग्जाम इसलिए लगता है क्योंकि पीटी में क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं। वहीं पे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के नीचे ही आंसर लिखे होते हैं, आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है। तो यदि आप पढ़ के गए हैं तो आपको रिकॉल होगा, आपके ब्रेन को याद होगा। अब ये मान लो इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, ये मेंस देने गया। अब चूँकि मेंस का सिलेबस में तो पूरा आएगा, वहाँ पे तो ऑप्शनल का भी एक बैठा हुआ है मामला। अब जब मेंस देगा तो मेंस देने के बाद इसकी कहानी हो जाएगी गड़बड़। कहानी क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, पूरी तरीके से कहानी गड़बड़ हो जाएगी। या तो मेंस नहीं होगा, मान लो धोखे से हो भी गया तो नंबर बहुत कम आएंगे, मे भी हो गया मान लीजिए, नंबर बहुत कम आएंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है इंटरव्यू का। मान लो इंटरव्यू तक पहुंच भी जाते हो, चूंकि नंबर कम है तो निश्चित तौर पे आप आउट हो जाओगे, यहाँ से बाहर हो जाओगे। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ आपका, यहाँ पे भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, अनकम्प्लीट सिलेबस, यहाँ पे भी अनकम्प्लीट सिलेबस, यहाँ पे भी अनकम्प्लीट सिलेबस। अब क्या हुआ, चूंकि आपने एक बार मेंस दे रखा है तो अगला नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, अगले नोटिफिकेशन को भी आप देने के लिए दौड़ोगे, तुरंत फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन देने के लिए दौड़ जाओगे आप। अगला नोटिफिकेशन आया, आप फिर नोटिफिकेशन के लिए दौड़ गए, ठीक है। और जैसे ही आप नोटिफिकेशन के लिए दौड़े तो दौड़ने के बाद फिर आपका क्या होगा, फिर इसके जस्ट बाद फिर आप पीटी, अभी भी अनकम्प्लीट सिलेबस, यानी आपने सिलेबस को क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फिर आप लग जाते हो कि पीटी की तैयारी करो, मेंस को छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो। मेंस के लिए टाइम ही कितना बचता है, यहाँ पे 90 दिन का टाइम रहता है, लगभग 90 दिन का टाइम जो होता है, इसमें क्या करोगे, इसमें केवल रिवीजन करोगे, नया नहीं पढ़ सकते। इसमें आप सोचो ऑप्शनल तैयार कर लो, कुछ कर लो, कुछ भी नहीं करोगे। फिर आप पीटी दोगे, हो सकता है पीटी ना हो सकता है हो जाए, तो यहाँ पे मेंस दोगे, हो सकता है मेंस ना हो, पीटी ना हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका, क्योंकि आपने कभी भी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया। विदाउट सिलेबस कंप्लीट किए हुए आपने क्या किया, एग्जाम को देते चले गए, कभी पीटी दिया, कभी मेंस दिया, कभी पीटी दिया, कभी मेंस दिया। कभी आप लोग देखिएगा,
आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी आप लोग ये चीज़ देखिएगा, सभी बच्चों को, जो आपके आसपास लोग हैं जो IAS PCS की तैयारी करें, वो बताएगा मैंने 2-3 PT क्वालिफाई किए हैं, मैंने 2-3 मेंस क्वालिफाई किए हैं, फिर बताएगा कि मेरा नहीं हुआ, फिर कहेगा एक बार PT नहीं हुआ, इस बार मेंस हो गया, फिर PT इंटरव्यू में नहीं आया। ऐसे लोग की बहुत बड़ी कतार है। अब इनके साथ गड़बड़ क्या है, एक तो ये सिलेबस नहीं कंप्लीट करते, विदाउट सिलेबस कंप्लीट किए हुए लगातार क्या हो रहा है, एक चक्र में घूम रहे हैं। ये कभी PT दे रहे हैं, कभी मेंस दे रहे हैं, कभी PT दे रहे हैं, कभी मेंस दे रहे हैं, सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे, वही PT के लिए PT मास्टर बन गए, है ना। तो ऐसे में कहानी क्या हो गई, जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता तब तक आपका चयन नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, कोई भला नहीं होगा आपका इस एग्जाम में, जब तक फाइनल लिस्ट पे आपका नाम नहीं आता। आप चाहे 10 PT क्वालिफाई कर लो, चाहे 15 PT क्वालिफाई कर लो, मुद्दा है कि आपका सिलेबस का कैसे होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप एक दुष्चक्र में फंस जाते हो, इसको बोलते हैं विदाउट सिलेबस कंप्लीट। आप बिना सिलेबस को कंप्लीट, इसी को बोलते हैं UPSC IAS PCS का दुष्चक्र, IAS PCS का दुष्चक्र। आपको लग रहा होगा हर बार कि मेरा हर बार PT क्वालिफाई हो जाता है, हर बार मेंस क्वालिफाई हो जाता है और मेरा फाइनली नहीं हो रहा। गार्जियन भी परेशान है कि यार ये क्या है, इस बार PT निकाल लिया, मेंस नहीं निकल रहा, मेंस निकल रहा है, PT फिर नहीं निकल रहा। आप ऐसे में डिमोटिवेट होकर के पड़े रहते हैं, अपने 5-6 साल 10 साल खराब कर देते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इस साइकिल को तोड़ देना है। कोई एक साल आपको एग्जाम ही नहीं देना है। मान लीजिए इसी साल है, इस साल यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, यदि आपने मुख्य परीक्षा का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है, यदि आपने, कब आपको एग्जाम देना चाहिए, कब एग्जाम देना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स है आपका, नेक्स्ट प्रीलिम्स है 10 अक्टूबर को, IAS का प्रीलिम्स है 10 अक्टूबर को, UP PCS का प्रीलिम्स है 24 अक्टूबर को, है ना। ऐसे करके हैं, ये PT है। यदि आप एक महीने पहले चले जाइए, 10 सितंबर को, यहाँ पे आप एक महीने चले जाइए 24 सितंबर को, यदि आपने मुख्य परीक्षा तक के सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, कंप्लीट सिलेबस, मुख्य परीक्षा तक के सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर रखा है, यदि आपने मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर रखा है, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए PT का। क्योंकि एक महीने आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ेंगे, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, फैक्ट और फैक्चुअल करंट अफेयर्स इस पे काम करेंगे, फिर कुछ नहीं है, बहुत इजीली आपका सिलेक्शन होने की शर्त यही है, आपको प्री देने से पहले, प्री देने के एक महीने पहले आपका मेंस लेवल की तैयारी ज़बरदस्त हो जानी चाहिए, आपकी आंसर स्पीड अच्छी हो जानी चाहिए, आपका जो है बहुत सब कुछ, आपके नोट्स बन जाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए, रिवीजन नोट्स बन जाने चाहिए, सब कुछ रेडी होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के, दिमाग में बैठ रही है मेरी कोई बात, जो मैं बता रहा हूँ दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, बताओ, दिमाग में बैठ रही है मेरी बात, चीज़ें समझ में आ रही हैं आप सभी को। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए कि जब भी आपको IAS का एग्ज़ाम देना है, जिस साल एग्ज़ाम देना है उस साल क्वालिफाई भी तो करना है। उस साल ऐसा तो है नहीं कि आप बस एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। भाई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए जाओ, और सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपको, जब भी आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, जब भी आप, ये पूरा सिंबल है समझ लीजिए, जब भी आप प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स देने के एक महीने पहले आप रेडी हो। यदि आयोग आपसे ये कहता है कि बेटा पहले मुख्य परीक्षा दे लो, पहले मेंस दे लो, पहले मेंस का एग्जाम दे लो, PT बाद में दे दूंगा, तो आप रेडी होने चाहिए। आप आयोग से बोल सकेंगे आप कोई बात नहीं, पहले मुख्य परीक्षा ले लो, बाद में PT ले लेना। ये एटीट्यूड आपका यदि है, यानी कि आपकी जबरदस्त तैयारी है मुख्य परीक्षा की, सारे टॉपिक, देखो टॉपिक एक बार लिख रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक, देखो एक बार टॉपिक लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, अपने टॉपिक देखते जाना सभी लोग, ठीक है। ये जो सिलेबस आप बोल रहे हो ना, IAS का लिख रहा हूँ, इसमें PCS वाले भी अपना अपना निकाल लें। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री, इतने टॉपिक आपके हिस्ट्री से हैं, है ना। और एक और है इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत, ये आपका इतिहास का सिलेबस है ना। इसके बाद आपका ज्योग्राफी, अब इनकी किताबें उठाएंगे तो टाइम लगेगा। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आपका है, फिजिकल ज्योग्राफी,
इसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी, इसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इन सब का रिवीजन मस्ट है। याद नहीं होता कोई वो थोड़ा ना आप लोग की कोई घुट्टी आती है, जलम घुट्टी आती है, वो आपको पिला देंगे याद हो जाएगा। याद करने के लिए रिवीजन करना पड़ता है। कोई भी आदमी को पहली बार आप देखोगे वो याद हो जाएगा क्या? कम से कम 3-4 बार जब हम लोगों से मिलते हैं तब हमें याद होता है। मेट्रो में जाते हो कितने लोग आपको याद रहते हैं? सबका चेहरा शकल सब देखते हो ना, लेकिन याद नहीं रहता ना कोई। मेट्रो में जाइए, बस में जाइए, कहीं भी जाइए, सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लेने जब मार्केट में जाते हो तो वहां पे कितने लोग आपको याद रखते हैं। लेकिन जिन लोगों से आप बार बार मिलते हो, 2 बार 3 बार 4 बार मिलते हो, वो आपको याद रह जाते हैं। यही काम एग्जाम का है। यहां पे भी जो भी आप पढ़ रहे हो उसको 2 बार 3 बार रिवाइज करना है। बिना रिवीजन के आपका कल्याण कैसे हो जाएगा? तो यहां पे सिलेबस को 1 बार नहीं पढ़ना बल्कि 3 बार कम से कम पढ़ के जाना है। 3 बार सिलेबस को कंप्लीट करना, और इसको करने में 2 साल का समय लगता ही है। 2 साल का समय इसमें आराम से लगता ही है। पॉसिबल ही नहीं है कि 2 साल का समय ना लगे, समझिए। तो आपका जो पोस्ट, ये आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है। इंडियन पॉलिटी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ह्यूज टॉपिक है, ठीक है। इसमें भी प्रॉपर टाइम लगेगा आप लोगों को। इंडियन पॉलिटी में भी प्रॉपर टाइम लगेगा। इतना आसान नहीं है कि आप इंडियन पॉलिटी को सोचें कि बस आपने पढ़ लिया, इतना ईजी नहीं है। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। इसमें गवर्नेंस का टॉपिक है, गवर्नेंस का टॉपिक है, ठीक है। गवर्नेंस के बाद सोशल जस्टिस का टॉपिक है, सब इसी से जुड़ते हैं। सोशल जस्टिस का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। अभी एक बार सिलेबस तो जाके देखो, पता तो चलेगा कि कितना पूछा जाएगा। आईआर का टॉपिक है। इसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है। इंडियन सोसाइटी के बाद आपका इकोनॉमी का टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। इंडियन इकोनॉमी के बाद इसमें करंट का बहुत बड़ा सेक्शन है, करंट अफेयर्स का। इकोनॉमी के बाद आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है, जनरल साइंस का टॉपिक है जिसमें आपको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये पढ़ना है। इसके बाद आपका जो है वो इथिक्स का टॉपिक है, एक पूरा पर्टिकुलर पेपर है आपका इथिक्स का। इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक है बेटा, इतना आसान थोड़ा ना है। और ये सब कंप्लीट करने में 2 साल लग जाते हैं। तो जब भी प्रीलिम्स देना है, आप में से जो भी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, यदि आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो मेरा आपका एक ही सलाह होगी कि इस दुष्चक्र से बच जाओ। ये दुष्चक्र से तब बचोगे जब आप प्रीलिम्स पूरे सिलेबस के साथ देने जाओगे। बताइए आप, बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? मेरी बात समझ में आ रही है? बिना सिलेबस के एग्जाम हॉल पे किसी को नहीं जाना है। बिना सिलेबस तैयार किए हुए एग्ज़ाम हॉल पे किसी को नहीं जाना है। जब तक आप पूरा पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर लेते, एग्ज़ाम हॉल पे कोई नहीं जाएगा। कदम नहीं रखना आपको एग्ज़ाम हॉल पे। क्या कर लोगे बताओ? बिना सिलेबस किए हुए एग्ज़ाम हॉल पे क्या कर लोगे? बिना सिलेबस तैयार किए हुए एग्ज़ाम हॉल पे क्या कर लोगे आप? मुझे बता दो। कोई है जो बिना सिलेबस तैयार किए हुए एग्ज़ाम हॉल पे जा सकता है? इसलिए हमारी पहली शर्त क्या है कि हमें एक अच्छा सिलेबस तैयार करना है, ज़बरदस्त सिलेबस तैयार करना है। सिलेबस के एक एक पक्ष को पढ़ना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ों को डिटेल से पढ़ना और उनके प्रॉपर नोट्स खुद बनाने हैं। नोट्स किसी के, देखो मार्केट में बहुत नोट्स हैं, इंटरनेट में जाओगे पीडीएफ ही पढ़िए, उससे आपका कोई भला नहीं होगा। आपकी खुद की मेहनत ही आपका भला करेगी। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे आपका कोई भला नहीं होगा किसी का। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भला नहीं होगा आपका। आपकी खुद की मेहनत ही सारा काम करेगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए पहली चीज़ मेरी, चाहे आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे आप आईएएस दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, जेपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो, यूकेपीएससी दे रहे हो, आरएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपीएससी दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो, सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, हरियाणा एचपीएससी दे रहे हो, एचपीपीएससी दे रहे हो,
कोई भी एग्जाम, इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप पुलिस कांस्टेबल दे रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, आप पीटी का एग्जाम दे रहे हो, आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, आप टीचर का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी छोटा छोटा एग्जाम दे रहे हो, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, बिना सिलेबस कंप्लीट किए एग्जाम हॉल में इंटर नहीं करना है। तो जरूरी क्या है, एग्जाम हॉल पे जाने से पहले आपको समय चाहिए कि आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, और इस समय के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता चाहिए, आपसे कंप्लीट कमिटमेंट चाहिए। तो आप में से जितने भी लोग हैं, जो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी है, सिलेबस कंप्लीट करना। आपको आईएएस पीसीएस बाद में बनोगे, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, तब आप आईएएस पीसीएस बनोगे। अभी आपका एटीट्यूड आपको चेंज करना है। आपसे कोई पूछता है क्या कर रहे हो, आप ये बता सकते हो कि मैं एक सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ये बता दो, मुझे इतिहास पढ़ रहा हूं, इस समय मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहे हो, बस ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, और क्या। आप आईएएस पीसीएस का नगाड़ा बजाना बंद कर दो। आप लोग ये जो नगाड़ा बजाते हो ना, सबसे मैं आईएएस कर रहा हूँ, पीसीएस, अरे भाई क्या फ़ायदा हो जाएगा इससे, आपका क्या भला हो जाएगा। कल के दिन उसी से मुंह दिखाने के लिए डरोगे, फिर कल के दिन रिश्तेदारियों में जाने से डरोगे। इसलिए आपको अपनी चीज़ों में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है। मॉडिफाइड करोगे तो चीज़ें और बेहतर होकर आके निकलेंगी। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आ रही सभी को, समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आ रही, बहुत इजीली बता रहा हूं। आज से आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगना है, आज से आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम आपको तब तक नहीं देना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम आपको तब तक नहीं देना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम आपको तब तक नहीं देना है जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। बिना सिलेबस कंप्लीट हुए आपको एग्ज़ाम हॉल पे कदम भी नहीं रखना है। एग्ज़ाम हॉल पे तब जाएंगे जब आपके सिलेबस आपको ज़बरदस्त तरीके से आपका सिलेबस पता होगा। बताइए, समझ रहे हैं? सब बताऊंगा, परेशान ना हो। अब रही बात सिलेबस की, कि सिलेबस किसका क्या है। देखो, सिलेबस के लिए मुझे एक प्रॉपर एक श्रृंखला चलानी होगी, और ये श्रृंखला मैं इसी कल से चालू करूंगा। आपका आईएएस का सिलेबस, आईएएस का सिलेबस, ठीक, यूपी पीसीएस का सिलेबस, ठीक है, आईएएस का सिलेबस, यूपी पीसीएस का सिलेबस, जेपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी का सिलेबस। आप एक बार अपना एग्जाम लिख के दो कि आपका क्या क्या एग्जाम है। एमपीपीएससी, आप कौन से एग्जाम पे बैठ रहे हो, आप एक बार बताओ, मैं सबके सिलेबस डिकोड करूंगा। आने वाले 10 दिनों में सारे सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा आपको। आईएएस सिलेबस, यूपीपीएससी सिलेबस, जेपीएससी सिलेबस, बीपीएससी सिलेबस, एमपीपीएससी सिलेबस, यूकेपीएससी सिलेबस, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं और ये मैं करके आपको दे दूंगा। सभी के सिलेबस डिकोड करूंगा, पहला काम यूकेपीएससी का सिलेबस। इसके बाद आरपीएससी का सिलेबस, आरपीएससी का सिलेबस जो आरएएस एग्जाम है आपका। इसके बाद नेक्स्ट सीजीपीएससी का सिलेबस, सीजीपीएससी का सिलेबस। इसके बाद समीक्षा अधिकारी, आरओएआरओ का सिलेबस, आरओएआरओ का सिलेबस, ठीक है। और बताइए और कौन से बचे, हरियाणा लोक सेवा एचपीएससी का सिलेबस। आप मुझे अपने अपने एग्ज़ाम लिख के दीजिए, किसी का एग्ज़ाम यहाँ पे किसका क्या एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम वाइज आपका देखूंगा। यूपी पीईटी का सिलेबस, यूपी पीईटी का सिलेबस, यूपी पीईटी का सिलेबस। और बताइए, एसएससी सीजीएल वाले भी हैं, यूपीएसआई, पुलिस एग्जाम का सिलेबस, जीपीएससी का सिलेबस, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जीपीएससी का सिलेबस, जीपीएससी सिलेबस, ठीक है, जीपीएससी का सिलेबस, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस, एसएससी का सिलेबस। एक बार एसएससी का सिलेबस,
ठीक है, मैं आप लोगों को सिलेबस के एक व्यापक पूरा का पूरा एक श्रृंखला चालू कर रहा हूं और आज़ाद IAS एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पे कल से आपको सिलेबस की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आने वाले 10 दिनों में मैं आपको सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, SSC का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस पे मैं एक आपको पूरी आपकी मदद कर दूंगा सिलेबस की। राजस्थान से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डिमांड नीड पता करनी है एग्जाम की। एग्जाम तो एक ही बार में, देखो कोई एक दीवार गिरानी है, एक बड़ी दीवार गिरानी है, मान लीजिए कि दीवार गिरानी है, एक बार हमें पता चल जाए कि इस दीवार की वीकनेस क्या है, किस पॉइंट पे हम ठोकर मारेंगे तो दीवार गिर जाएगी, है ना। ये हमें पता तब चलेगा जब हम एग्जाम के सिलेबस पे एक प्रॉपर काम कर लेंगे। जितने भी हैं, राजस्थान के भी एग्जाम हो गए, गुजरात के एग्जाम हो गए, MP के एग्जाम हो गए, झारखंड के एग्जाम हो गए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम हो गए, इन सभी एग्जामों की एक व्यापक श्रृंखला कल से चालू होगी। IAS में EPFO के एग्जाम को भी मैं आपको पूरी की पूरी गाइड करूंगा A to Z। कल से आपका चालू होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिए सबके, लगभग इसके सबके स्क्रीनशॉट भी ले लिए गए हैं। यहाँ तक कि सारे एग्जाम, आपके जितने वनडे एग्जाम भी हैं, ये भी मैं लेकर के आऊँगा। एक पूरी श्रृंखला चालू होगी, कल से चालू होगा। सबके CDS है, NDA, जितने भी आपके एग्जाम है, एग्जाम के सिलेबस का मैं पूरा पैटर्न यहाँ पे करा दूंगा। ठीक, जितने PSC हैं यहाँ पे, एग्जाम इंडिया पे 2 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपके मैं सिलेबस को बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा दूंगा। क्लास टाइम नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, या हो सकता है आपको लाइव क्लास आ जाए, वो आ जाएगी, उसकी निश्चिंत रहिए आप, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो पहले मैं आपको ये पूरा श्रृंखला वाइज, आपकी सिलेबस की पूरी श्रृंखला वाइज पर डे एक क्लास रखूंगा। टाइमिंग मैं लाइव आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये मैं कमिटमेंट आपसे करके जा रहा हूं और ये कमिटमेंट मैं पूरा करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, अपने पास भी मैंने चीज़ों को लिख लिया है कि मुझे आप लोगों के लिए क्या करके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला है सिलेबस का काम। आप मुझे बता देना जो जो करना है ना। सिलेबस वगैरह वैसे ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ हर एक एग्ज़ाम का, लेकिन मैं फिर से अगेन एक बार आप लोगों के लिए दोबारा काम कर रहा हूँ। सिलेबस पे काम करना है मुझे। सिलेबस इसका लास्ट डेट रहेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का। जितने सिलेबस आप लोगों ने बोले, लास्ट डेट रहेगा इन सभी सिलेबस को कंप्लीट होने का 15 जुलाई। 15 जुलाई को मैं आपको सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट करके दे दूंगा, जितने भी सिलेबस आप लोगों ने पूछे हैं। ठीक है, सारे के सारे सिलेबस मैं आपको 15 जुलाई तक कंप्लीट करके दे दूंगा। 15 जुलाई लास्ट डेट है जिसमें मैं सिलेबस को लेकर के एक अच्छी डिस्कशन आपका करूंगा। निश्चिंत रहिएगा आप लोग। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो 15 जुलाई तक आपको मैं सिलेबस दे दूंगा। पहली चीज़ ये हो गई। तो हमारी बात जो पूरे हुई कि एग्ज़ाम देना कब है, जब आपके सिलेबस की एक अच्छी आपको पकड़ हो जाए। देखो, ऑनलाइन बैच वालों को सबको सिलेबस भेजा जा चुका है, उनके उसमें एक पूरा सेक्शन बना होगा सिलेबस डिस्कशन का, वहाँ पे आप लोगों के पास क्लासेस आ चुकी हैं। यहाँ पे जितने बच्चे हैं, आप सभी को भी हम सिलेबस डिस्कशन को लेकर के मैं खुद ही आपको गाइड करूँगा A to Z। तो हमें एग्ज़ाम की डिमांड समझनी है, और एग्ज़ाम की डिमांड हमें 2 तरीके से पता चलती है। 2 तरीक़ों से ही हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम की क्या नीड है, क्या एग्ज़ाम है, क्या जो है क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के हिसाब से हमें कैसे काम करना है। तो जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हो, हाई मोटिवेशन लेवल होता है 12th के बाद, धीरे धीरे आपका मोटिवेशन लेवल गिरता जाता है। इसके बाद आप IAS या PCS का जब आप प्रिपरेशन करना चालू करते हो, आप कहीं से कोचिंग लेते हो, कुछ करते हो, 1-2 अटेम्प्ट देते हो, तो उसके बाद यदि आपका नहीं हुआ तो मोटिवेशन आपका बहुत डैमेज हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको मानसिक तनाव की स्थिति आ जाती है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब आप लोगों को ध्यान में एक चीज़ रखनी है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। दिमागी तौर से परेशान होकर के आपको कोई भी हल नहीं निकलेगा। आप यदि मेंटली परेशान हो गए उससे, आपने क्या गलतियां की हैं, क्या कमियां की हैं, क्या आप UPSC के दुष्चक्र में फंस गए हैं, क्या आपके पास वो क्षमता है जो क्षमता आपसे मांगी जा रही है, क्या आपने सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो यदि आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना, तो आप इसी तरीके से परेशान ही रहोगे और आपको कुछ भी इसका तरीका नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो इसलिए सबसे पहले मेरी इस बात को समझना है, इस बात को मानना है। तो एग्ज़ाम कब देंगे? पहली सीख क्या मिली हमारे इसमें, पहली सीख क्या मिली इस पूरे सेशन में?
पहली सीख आपको आज कमिटमेंट करिए, प्रतिबद्धता करिए मेरे साथ कि आप सभी परीक्षा तब देंगे जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपने एग्जाम का, अपनी परीक्षा का, जो भी आप देंगे। बुक्स वगैरह के लिए अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले मुझे बताइए, पहला इसको लेकर के कमिटमेंट होगी हमारी आज कि आप तब देंगे एग्जाम जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसको लेकर कमिटमेंट करिए, प्रतिबद्धता दर्ज कराइए। सभी लोग कमेंट करिए कि आप अपना एग्जाम तब देंगे जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप अपना एग्जाम तब देंगे जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप अपना एग्जाम तब देंगे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप अपना एग्जाम तब देंगे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। प्रण करिए, वादा करिए, प्रॉमिस करिए खुद से, मेरे से करके कुछ नहीं मिलेगा। खुद से प्रॉमिस करिए, खुद से पहला कमिटमेंट करिए, एग्जाम हॉल पे पैर रखने से पहले मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और उसका प्रॉपर रिवीजन करके मैं जाऊंगा। सबका जो एग्जाम आप दे रहे हो, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, उसका बिना सिलेबस कंप्लीट किए एग्जाम हॉल पे नहीं जाओगे। पहला जीतने की तैयारी बता रहा हूं कि जीतोगे कैसे। मैं कोई हवाई बातें नहीं करता हूं, हवाई मुझे पसंद नहीं रहता है, ठीक है। सब बताऊंगा, सिलेबस की पूरी श्रृंखला चलेगी। 15 जुलाई तक में कोई भी सिलेबस बचेगा नहीं आप लोगों का। सारा कुछ यहीं आज़ाद IAS एकेडमी में लाइव चलेगा। सारे के सारे सिलेबस आपको यहां पे बता के जाऊंगा, ठीक है। क्लियर है? आज कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन का, पूरा डाउट यहां पे क्लियर करके जाऊंगा मैं, ठीक है। पहला कमिटमेंट कर लिया आप सभी ने, ठीक है। चलो वेरी गुड, पहला कमिटमेंट कर लिया। अब देखो, इस कमिटमेंट से आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। आपके क्वेश्चंस का कई क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चंस आपने लिखे थे, इसमें से कई क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को अब मिलेगा। देखो ये है, 12वीं के बाद तैयारी कैसे करें, ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है कि आप 12th के बाद आपको तैयारी कैसे करना है, आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए, कैसे आपको चीज़ों को लेके चलना चाहिए। देखो बच्चों, 12th के बाद मैंने आपको बताया कि आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं। बहुत बच्चे हैं कि बहुत बाद में जागते हैं, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। यदि आपने IAS चुना है और आपको पता है कि आपकी क्षमता है, आपकी क्षमता नहीं है तो क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चैलेंज को कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा सभी बच्चों को। ये जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज़ को लेकर के आप स्वीकार नहीं करेंगे कि मुझे अपनी क्षमता का विकास करना है, तो आप कभी भी उस स्तर की मेहनत नहीं कर पाओगे जिस स्तर की मेहनत चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप जब फर्स्ट ईयर में, आप सेकेंड ईयर में, आप थर्ड ईयर में, आप फोर्थ ईयर में, जब भी हैं आप तैयारी प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले तैयारी प्रारंभ करने की शर्त क्या है? सबसे पहले आपको आपकी एग्ज़ाम की, कोई भी जो भी आपने लक्ष्य चुना, आपने IAS चुना, आपने PCS चुना, आपने जो भी चुना, उसके एग्ज़ाम की क्या समझना है? मांग समझना है, डिमांड समझना है, उसका नेचर समझना है, उसकी प्रवृत्ति समझनी है कि क्या एग्ज़ाम की उसकी मजबूती समझना है कि कितना मजबूती है, कहाँ कहाँ पे आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो पहले अपने एग्ज़ाम की प्रवृत्ति समझना है, ठीक है। वही चीज़ 12वीं वाले जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसके बाद आपको बेसिक से तैयारी करना प्रारंभ कर देना है ना। अपनी क्षमता की कैपेसिटी बिल्डअप करने में काम करना है। यदि ये नॉलेज की डिमांड कर रहा है तो आपको नॉलेज भी तैयार करना है, नॉलेज लेवल पे भी काम करना है। यदि ये एनालिसिस मांगता है तो आपको एनालिसिस लेवल पे भी काम करना है। ये तथ्यात्मक जानकारी मांगता है तो तथ्यात्मक जानकारी मांगता है। लिखने की गति मांगता है तो लिखने की गति करना है। लिखने की शुद्धता मांगता है तो लिखना। आप में से आधे ज़्यादा लोग तो हिंदी नहीं लिख पाते हो। आप में से कितने लोगों की हिंदी गलत होती है? जब मैं आंसर राइटिंग की क्लास करवाता हूं तो देखता हूं, उसको पढ़ने के बाद बड़ा बुरा लगता है। आप में कितने लोग हैं बताइए, कितने लोग हैं जिनकी हिंदी अच्छी है? हिंदी ही शुद्ध नहीं लिख पाते हो, इंग्लिश तो छोड़ ही दो, हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाते हो आप लोग। अब मैं इसको क्या चाहते हो? इसमें भी 1 महीने में चमत्कार होगा क्या? कम से कम ये आपको समझना है कि आपके एग्जाम में शुद्धता का एक महत्व है। आपकी गति कितनी है, आपकी पढ़ने की गति कितनी है, इन सब चीज़ों पे आपने पहले काम नहीं किया तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डअप पे काम करना पड़ेगा। आपको नॉलेज पे भी काम करना पड़ेगा, आपको फैक्ट पे भी काम करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस पे भी काम करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को लिंक
लिंक करना भी सीखना पड़ेगा और इसके लिए बहुत बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो आप खुद सोचिए, आईएएस के एग्जाम में आपसे कहा क्या जाता है, एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। आपसे ये बोल दिया था कि क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो, है ना। ये बोला जाता है कि क्लास से 6 से 12 तक आप पढ़ चुके हो, आपके पास 12वीं का प्रमाण पत्र है कि आपने 12वीं परीक्षा पास कर ली है, लेकिन दोबारा क्यों पढ़वाया जाता है? क्योंकि पहले सही से नहीं पढ़े थे आप। पहले तो बस हवा हवाई पास होने के लिए ये 4 क्वेश्चन पढ़ लूँ, इनमें से कोई फंस जाएगा, है ना, ऐसे करके पढ़े थे। अब आपको समग्रता के लिए, संपूर्णता के लिए फिर से आपको एनसीईआरटी बोली जाती है कि बेटा हिस्ट्री में ये किताब पढ़ लो, मृदुला मुखर्जी की आती है, रोमिला थापर की आती है ना, विपिन चंद्रा की आती है, सतीश चंद्रा की आती है, रामचरण शर्मा की आती है, इन्हें पढ़ लो। न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, हिस्ट्री में न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, या पॉलिटी में न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, इकोनॉमी में न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्योग्राफी में क्लास 6, 7 के ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो। तो आपके बेसिक अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, आपके फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी की सलाह दी जाती है कि बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी से एक बार फंडामेंटल क्लियर कर लो। आप एक बार पूरे एनसीईआरटी से जो आपने पहले मेहनत नहीं की थी उस मेहनत को आप कर लो। तो जितने 12वीं वाले हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, आपको अपने फंडामेंटल क्लियर करना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता, देखो जो ये सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन बैच को लेकर के मेरा आपको लेकर के एक प्रश्न था कि ऑनलाइन बैच और सेल्फ स्टडी, आप पढ़िए, खुद से पढ़िए, खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप कहीं भी बैच ज्वाइन कर लीजिए, कहीं भी किसी भी संस्था में बैच ज्वाइन कर लीजिए, उससे कोई भला नहीं होगा आपको। वहाँ पे शिक्षक जो पढ़ा रहा है, उस शिक्षक के द्वारा जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है, वो आपसे कहेगा कि ये किताब भी पढ़नी है आपको, साथ में एडवांस बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, टीचर पूरा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत बड़े स्तर के यहाँ पे शिक्षक भी आधा खेल जाते हैं आप लोगों के साथ। इसलिए आपको एक साथ में एडवांस बुक पढ़नी पड़ेगी, यानी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भला नहीं होगा। शिक्षक का काम होता है कि चीज़ें आपको आसान कर देना, ईजी कर देना, उसी टॉपिक को आपको शॉर्ट में बता देना, लेकिन जो उसके तकनीकी पहलू हैं, भाषा की समझ है, वो सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेगी? किताब में मिलेगी, बुक्स में पढ़ेगी। तो आप यदि किसी संस्थान से जुड़ते भी हैं तो जुड़ने के बाद भी आपका काम क्या होना चाहिए कि आप एग्जाम की मांग को, एग्जाम की डिमांड को, एग्जाम की प्रवृत्ति को, इसको अच्छे से समझें और समझने के बाद काम करें। समझ रहे हैं? पहले इसको अच्छे से समझिए, जितने भी हैं 10वीं 12वीं। अब मैं कल से सिलेबस की एक श्रृंखला चालू करूंगा ना, जो भी बच्चे हैं, जो 12वीं वाले हैं, फर्स्ट हैं, सेकंड, जो शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनिंग यहीं से करेंगे सिलेबस से। और सिलेबस से एक बार समझने के बाद एक बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। बिना इनको देखे बिना तैयारी को मत प्रारंभ करिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप तैयारी प्रारंभ करना इसके बाद का चरण है। पहले आपको क्या करना है, एग्जाम की मांग प्रवृत्ति, ये आपको सिलेबस से पता चलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम की डिमांड को और अच्छे से बारीकी समझ पाएंगे कि जो सिलेबस में लिखा गया है क्या उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को लेकर के किस तरीके की डिमांड है, क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, ये आप अच्छे से समझ लेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज़ समझ में आ रही है? तो जितने 12वीं वाले बच्चे हैं, कोई भी हैं, स्टार्ट करिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और इसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए, किसी संस्थान को ज्वाइन करिए, आप जो आपको लगे, और ज्वाइन करके प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। आप अभी आज़ाद एईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, आज़ाद एईएस एकेडमी के ऐप में मुझे देख रहे होंगे, आज़ाद ग्रुप के किसी भी ऐप में मुझे आप देखेंगे, तो वहाँ पर ये क्या है, एक संस्था है जो आपको गाइड कर रही है। मेरा काम है एज अ मेंटर आपको चीज़ों को समझाना। तो ज़रूरत तो पड़ेगी आपको, कोई व्यक्ति आएगा जो आपको चीज़ों को डिकोड करेगा, समझाएगा। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको एक बार चीज़ों को समझ के, तो स्टार्टिंग करने में पहले ही सिलेबस उठाइए, शुरुआत सिलेबस से करिए, पिछले साल के क्वेश्चन से पढ़िए, फिर फंडामेंटल क्लियर करिए। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी बहुत मस्त किताबें हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई हैं, बहुत सारगर्भित तरीके से लिखी गई हैं, बहुत एक्सपर्ट द्वारा लिखी गई किताबें हैं। वो किताबें को स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, मानक बहुत अच्छा है। चीज़ें जो आपको मिलेंगी एनसीईआरटी में, वही आपको एडवांस बुकों में भी मिलेंगी। तो आप एनसीईआरटी की किट पूरी की पूरी ले लीजिए। एनसीईआरटी की किट सभी बच्चों को लेनी चाहिए। देखो एनसीईआरटी की किट क्या है, 39 बुक की किट है। यदि आप देखना चाहो तो आज़ाद ग्रुप का ये है www.thebookindia.com, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की किट मिल जाएगी, है ना।
thebookindia.com में आपको एनसीईआरटी की किट मिल जाएगी, या फिर आप अपने आसपास भी कहीं से भी ले लीजिए। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है इसको लेकर के भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, आप कहीं से भी वो एनसीईआरटी मंगवा सकते हैं। तो ये मैं अभी यहाँ पे ये भी लिख ले रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी की बुक किट क्या पढ़नी है, इसको लेकर एक मुझे प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा। पूरी कंप्लीट किट को मैं आपको दिखाते हुए एक वीडियो बना दूंगा। उस किट में आपको क्यों वो किताब पढ़नी है, उस किताब में क्या टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है, उसका क्या महत्व है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। 15 जुलाई से पहले पहले ये वीडियो भी आ जाएगा एनसीईआरटी बुक किट का। एनसीईआरटी बुक किट का भी वीडियो आपको आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक किट का भी वीडियो आ जाएगा आपका, ये भी मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है? ये दूसरा प्रॉमिस मेरा रहा आपके लिए, दूसरा प्रॉमिस। तो जितने भी बच्चे हैं स्टार्टिंग आप लोग सिलेबस से करिए। सिलेबस में आपको मैं बता दूंगा सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेगा, आयोगों की साइटों में पड़ा हुआ है सिलेबस, या फिर आज़ाद ग्रुप के ऐप में भी मैं आपको सिलेबस उपलब्ध करा दूंगा, है ना। कहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ अवेलेबल करा दूंगा, बताता हुआ चलूँगा। 15 जुलाई तक मेरे साथ रहना। 15 जुलाई तक में मैं आपको पूरा मेंटली फ्री कर दूंगा, जो शुरुआत का स्टैंडर्ड लेवल है। बाकी फिर आप आराम से पढ़िए, आपके पास पूरा कंटेंट मंगवा लीजिए, आप उसके बाद आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, ठीक है। तो पहले क्या है, 12वीं के बाद तैयारी कैसे करें, या जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, फंडामेंटल देखो 2 साल तक तब तक सोचना नहीं है एग्जाम के बारे में जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा इस बात को, बार बार कह रहा हूं यहां पे 2 साल तक कोई सोचेगा नहीं। और सोचने जब मैं ये बार बार बात कह रहा हूं तो इसमें मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए, सिलेबस के बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझिए, इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक्स को मंगवाइए, फिर पढ़ना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो पहली चीज तो आपकी ये हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि 12वीं के बाद तैयारी कैसे करें। पिछले साल का प्रश्न पत्र उठाइए, जो भी एग्जाम, मैं यहाँ पे जो भी एग्जाम में आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। फिर उसकी प्रवृत्ति को जानिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर स्टैंडर्ड बुक उठाइए, एनसीईआरटी बुक उठाइए, पढ़िए आराम से। आईएएस जैसे एग्जाम के लिए हमें फंडामेंटल आपका फाउंडेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आईएएस एग्जाम की बुक्स में हमें क्या पढ़ना जरूरी है। देखिए आईएएस एग्जाम की बुक क्या होंगी, इसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको दे दूंगा कि आईएएस एग्जाम की बुक किट क्या है, ठीक है। आईएएस एग्जाम की बुक किट का वैसे वीडियो मैंने दे रखा है। आप यदि आज़ाद आईएएस एकेडमी इसी चैनल पे, जिस चैनल पे लाइव मुझे आप देख रहे हो, यदि यहाँ पे जा करके आप सर्च करोगे, ऑनलाइन बैचेस में भी बच्चों को भेजी जा चुकी हैं कि आईएएस की बुक किट क्या पढ़नी है। तो जब क्लास खत्म हो, लिख लो इस चीज़ को, वहाँ पर सर्च करिएगा आईएएस बुक किट बाई आज़ाद आईएएस एकेडमी, आपको वीडियो खुल के आ जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आईएएस की कंप्लीट बुक किट मंगवाई, बताई है आपको, ठीक है। कंप्लीट बुक किट बताई है। बुक किट आपके आसपास मिल जाएंगी, यदि नहीं मिलती तो आपके पास विकल्प है। आप सभी के लिए हमने, जो गांव में बैठे हुए बच्चे हैं, आप सभी के लिए ये पूरा का पूरा एक वेबसाइट बना के हमने रखी है। इस वेबसाइट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक्स मंगवा सकते हैं। ये बुक है आपकी www.thebookindia.com, ये लिख लो, इसको भी सेव कर लो आपको। तो यदि दिक्कत होती है तो यहाँ से मंगवा लो, आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है, ये एक समाधान है। अन्यथा आपके आसपास कहीं भी मिल जाती है, वहाँ से ले लो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आईएएस के लिए बुक पढ़ना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। मैं आपको बता दिया कि आप किसी भी, कहीं भी, किसी भी संस्थान से जुड़िए, पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कुछ भी करिए, बिना किताबों के बात नहीं बनेगी। किताबों से ही आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। इसलिए बुक पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि एडवांस बुक में पहले तो जो चीजें कोई मान लीजिए संस्थान में शिक्षक छोड़ देता है वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरा, लैंग्वेज, आपको एक हर एक सब्जेक्ट की एक भाषा होती है ना, उस भाषा में भी आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, उस भाषा में भी आपको अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है, एग्जाम, आईएएस एग्जाम की बुक आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, मस्ट है। एडवांस बुक है, क्या बुक पढ़नी है आप जाइएगा चैनल में सर्च करिएगा, बुक आपको मिल जाएंगी। अन्यथा मैं आपको इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको बुक कौन सी पढ़नी है, आईएएस की, बीपीएससी के लिए क्या बुक पढ़नी है, जेपीएससी के लिए क्या बुक पढ़नी है, सब के लिए बुक किट भी बता दूंगा। मैं सारे एग्जाम की बुक किट बता दूंगा। वनडे तक के लिए भी आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आज़ाद पब्लिकेशन का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर मैं पूरी बुक किट भी आपको बता दूंगा, ठीक है। बुक किट, ये काम भी मैं आपको करके दे दूंगा, ठीक है। सिलेबस के बाद मैं बुक किट पे ही लगूंगा। देखो नोट्स कैसे बनाएं,
आप लोग ये पूरा मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। नोट्स कैसे बनाएं, एक तो नोट्स है क्लास नोट्स, जैसे क्लास में टीचर बता रहा है, पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो डिटेल नोट्स होते हैं। या फिर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ते समय भी आप अंडरलाइन करते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब भी आप कोई किताब पढ़िए तो किताब पढ़ते समय किताब में ही अंडरलाइन करते हुए चलिए, साथ साथ बार में दोबारा का काम मत रखिए, और किताब को हूबहू मत छापिए। कई लोग क्या करते हैं, किताब को हूबहू छापने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किताब को हूबहू छापने लग जाते हैं, छापना शुरू कर देते हैं, उसी की चीज़ों को लिखना चालू कर देते हैं। ये एक बड़ी मूर्खता होती है। क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई? किताब में तो वो बात लिखी है, उसी को छाप क्यों रहे हो? यदि कुछ लिखना ही है तो कीवर्ड में लिखिए। मान लो कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को याद करने के लिए कोई कीवर्ड उसका देखिए, उस सेंटेंस में कीवर्ड क्या है, ठीक है? तो आपके पास यदि कोई किताब है तो किताब से करिए। क्लास नोट्स में नोट्स बनवाए जा रहे हैं, उन्हें बनाइए, लेकिन अपने खुद के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इसके लिए भी वीडियो मैंने एक पब्लिक कर रखा है। अभी सर्च करेंगे, जब क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब चैनल पे सर्च करें, ऑनलाइन बैच वाले बच्चों को भेज दिया गया है, उनके बैच में मिल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाएं। वो वीडियो को अच्छे से देखना है, वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे सर्च करिएगा नोट्स कैसे बनाएं बाई आज़ाद IAS एकेडमी। आपको पूरा वीडियो मिलेगा और बहुत अच्छे से बताया मैंने, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया है कि नोट्स कैसे आपको बनाना है, कैसे कीवर्ड बनाए जाते हैं, वो बाकायदा दिखाया भी है मैंने। जो अपने नोट्स हैं वो भी आपको दिखाए हैं। आप में से कई बच्चों ने क्लास देखा भी होगा, उसमें कई बच्चों ने उस क्लास को देखा भी होगा, ठीक है? तो अब आपको पहले तो नोट्स कैसे बनाएं इसका सोल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन नोट्स सबको बनाना है, PDF के भरोसे नहीं रहना। नोट्स बनाने बिना काम नहीं चलेगा, आप सभी को अपने नोट्स बनाने होंगे, ठीक है? क्लियर है? हाँ, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की भी दोनों मिल जाएंगी, ठीक है? चलिए, अभी बाद में सभी के क्वेश्चन लूंगा, सभी के क्वेश्चन आप लोगों को लूंगा, सभी क्वेश्चन लूंगा। नीरज सिंह कह रहे हैं आप बहुत दिनों से कह रहे हैं एक वीडियो बनाइए नोट की, हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक किट का वीडियो, ठीक है? हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक किट आपको क्या लेनी चाहिए अभी बताओ, ये भी लिख लेते हैं। ऑप्शनल बुक किट, ठीक है? नेक्स्ट, मैंने आपको बता रखा है कि इसमें आप पब्लिकेशन में कॉल कर लेंगे तो वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी, वो आपको खुद हिस्ट्री ऑप्शनल सजेस्ट कर देंगे कि क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है? अगला है रिवीजन कैसे करें। देखो, रिवीजन करने के लिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक काम करेंगे कि हम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर रिवीजन करेंगे। मेरा मानना है ये बहुत गलत तरीका होता है रिवीजन करने का। रिवीजन करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको प्रतिदिन जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ाई को 2 भागों में बांट दो। अब देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताता हूँ रिवीजन कैसे करें को लेकर के। आपको इसको लेकर के मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ा आएगा। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें तो आप लोग करते क्या हो, देखो आप लोग क्या करते हो, पहले पूरा पढ़ते रहते हो, पढ़ने के बाद जब 1 महीना 2 महीना 4 महीना हो जाता है फिर आप रिवीजन के लिए परेशान होते हो। रिवीजन जरूरी इसलिए क्योंकि रिवीजन से ही आपको याद रहेगा, रिवीजन ही आपको याद रहेगा, ठीक है? अब आपको रिवीजन कैसे करें, आप अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट, जो आपकी तैयारी है, कंप्लीट प्रिपरेशन है, पर डे की प्रिपरेशन को 2 भागों में बांट लीजिए। पर डे की प्रिपरेशन को आप 2 भागों में बांट लीजिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको 2 भागों में बांट लीजिए। पहले भाग में आप जो नया पढ़ेंगे, नया मतलब कि जो सब्जेक्ट आपने आज तक नहीं पढ़ा है, फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे, कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, कोई किताब है ना उसे नया पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। एक बार प्रतीक्षा कीजिएगा, 1 मिनट। हेलो, ठीक है। तो जब भी आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करते समय आपको 2 भागों में बांट लेना है अपनी तैयारी को, है ना? 2 भागों में पूरे दिन को बांट लेना है। 24 घंटे, मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं 8 घंटे पढ़ते हैं, मान लीजिए 8 घंटे आप पढ़ते हैं, तो 8 घंटे में से आप 5 घंटे नया पढ़िए और दूसरे में 3 घंटे ये आप रिवीजन के बांट लीजिए। इसको रिवीजन टाइम डाल दीजिए, रिवीजन कर दीजिए इसे, ठीक है? कुछ नया पढ़ना है तो इस स्लॉट में पढ़िए और कुछ रिवीजन करना है तो इस स्लॉट में पढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात को?
आपको 2 भागों में बांट देना है अपने पूरी तैयारी को। नया टॉपिक को जो भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई किताब आपने उठाई, कोई सब्जेक्ट आपने उठाया, मान लीजिए हिस्ट्री है आपका, ठीक है, तो हिस्ट्री में जो भी किताब आपने उठाई उसको आपने यहाँ पे रिवीजन किया, उसका रिवीजन किया, ठीक। हाँ, और इसको फिर आपको क्या करना है, फिर इसको आपको दूसरे भाग में बांट देना है। जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा उसको रिवीजन स्लॉट में डाल देना है। तो फ्रेश पढ़िए, रिवीजन पढ़िए। डेली का रिवीजन होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? प्रतिदिन का रिवीजन होना चाहिए। 8 घंटे, ये कोई नहीं मैं कह रहा हूँ 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, ये सब दिमाग से निकाल दो। बस 2 स्लॉट बना लो, ज़्यादा टाइम दीजिए आप इस पर, ठीक है, नए पढ़ने पे, और ये दूसरे रिवीजन पे दे दीजिए। जो भी आपको पढ़ना, आप 2 घंटे पढ़ो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 50 घंटे पढ़ो, आप ये घंटे के हिसाब से पढ़ाई, मैं तो एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी आप टाइम देते हैं उसमें एक स्लॉट आपका रिवीजन का प्रतिदिन का होना चाहिए। जो भी आपने पढ़ रखा है उसे यहाँ पे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के दिन काम आना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है, क्लियर हुआ? कोई नहीं, ये नहीं कि 2 महीने बाद करेंगे, 4 महीने बाद रिवीजन करेंगे। डेली का डेली रिवीजन होना चाहिए, डेली का रिवीजन डेली होना चाहिए, पर डे का रिवीजन पर डे होना चाहिए। बताइए, पर डे का रिवीजन पर डे होना चाहिए। सर 12 के बाद कैसे पढ़ें? बेटा अब बाद में सेशन जब ये अपलोड हो जाएगा तब देख लीजिएगा, उसमें बता दिया मैंने। मुझे ये बताइए पहले, ये क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर? मास्टर वीडियो बना चुका हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट के, ये क्लियर हो रहा है? डेली का रिवीजन करना है आप सभी को, डेली का रिवीजन आप सभी को करना है, डेली का रिवीजन आप सभी को करना है, पर डे का रिवीजन आप करेंगे। प्रतिदिन का मैं रिवीजन चाहता हूँ आप सभी से, पर डे का रिवीजन आपको करना है। यदि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं उसका भी रिवीजन, और यदि आप तो जो भी पढ़ेंगे नया यहाँ पे पढ़ते रहिए, नए सब्जेक्ट यहाँ पे लाते रहिए, और एक रिवीजन स्लॉट में जो आप पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपने पढ़ लिया। अब ये काम आपको करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बस डेली बेसिस पे करते चले जाइए, डेली बेसिस पे करते चले जाइए। एक तरफ रिवीजन होता रहेगा, एक तरफ आप नया पढ़ते रहेंगे, एक तरफ रिवीजन होता रहेगा, एक तरफ नया पढ़ते रहेंगे। पर डे टेंशन नहीं रहेगी कि कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, और चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं, याद होती रहेंगी, ठीक है, याद होती चली जाएंगी। याद होती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, रिवीजन कैसे करें, क्लियर कर दिया। रिवीजन डेली करना है, पर डे करना है रिवीजन, रिवीजन डेली करना है, पर डे करना है रिवीजन। नोट्स कीवर्ड में बनाना है, ठीक है। बुक्स पढ़नी जरूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं। 12वीं के बाद तैयारी कैसे करें बता दिया मैंने। दूसरा, आईएएस एग्जाम बुक्स हमें पढ़नी जरूरी है, बिल्कुल पढ़नी जरूरी हैं। नोट्स कैसे बनाएं आपको बता दिया, बाकी एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, नोट्स कैसे बनाएं, मेरे नाम से आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज़ाद एस एकेडमी के नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगा। रिवीजन कैसे करें स्पष्ट कर दिया। अब सेल्फ स्टडी कितनी आवश्यक है, देखिए एक चीज़ बताऊँ, सेल्फ स्टडी यानी कि सारे कर्ता धर्ता आप खुद ही हो। जो भी संस्था कोई आपको पढ़ाती है, मान लीजिए आप हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, और यदि उसमें जुड़ने के बाद आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आप उसे पढ़ोगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए रिवीजन भी करना है, और साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट का एक क्या करना है, एडवांस बुक पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट में आपको एडवांस बुक पढ़ना है। एडवांस बुक आपको हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना है, क्योंकि एडवांस बुक से आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी। पहली चीज़ ये पता चलेगी कि टीचर जो पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। दूसरी चीज़ क्या पता चलेगी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, वो सारी चीज़ें। तो सेल्फ स्टडी सबसे मस्ट है, बिना इसके आपका सिलेक्शन मुश्किल है। जब तक आप अपने आप से चीज़ों को नहीं करेंगे, आपका चयन नहीं होगा कभी भी। आपको बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे एक वीडियो पड़ा हुआ है आज़ाद IAS एकेडमी में, लिख लो, इसे भी नोट डाउन कर लो। अभी मैंने पब्लिश किया है, पिछले वीक पे आया है ये वीडियो। बहुत साइंटिफिक तरीका बताया मैंने वैकल्पिक विषय के चुनाव का, बहुत ही साइंटिफिक तरीका बताया। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप बहुत कम, उसका सिलेबस बहुत कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप एक बार उसको जो है अमल कीजिएगा, आपको सर्च करिएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें बाई रवि प्रकाश आजाद। ठीक है, आप एक बार बस इतना डाल दीजिएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, आपको वीडियो आ जाएगा। अभी रिसेंट का वीडियो है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चुनना चाहिए, आपको क्या आधार बनाना चाहिए, कैसे आपको चीज़ों को देखना है। तो ये वीडियो आपको देखना है अर्जेंट बेसिस। बहुत ही अच्छे से इस वीडियो पे मैंने वैकल्पिक विषय का जो पूरी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, बच्चों की जो टेंशन होती है, जो तनाव होता है, वैकल्पिक विषय को लेकर कंफ्यूजन होता है, 2-3 वैकल्पिक विषय उन्हें समझ में आते हैं, पूरे क्लियर किए हैं। एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा सभी छात्र जितने भी हैं। ठीक है, क्लियर है। तो वैकल्पिक विषय वाला उस वीडियो में, क्योंकि वो पूरा 1 घंटे की क्लास है, 1-1.5 घंटे में यहाँ पे आपको, वहाँ पे 1-1.5 घंटे में आपको A to Z क्लियर हो जाएगा कि आपको वैकल्पिक विषय क्या रखना है, क्या आपको जो GS के टॉपिक हैं, GS के सब्जेक्ट्स हैं उनसे रखना चाहिए या कोई इंटरेस्ट बेस रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, उसका भी लॉजिक मैंने बताया है। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी आज़ाद जो आपका आज़ाद IAS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर वो वीडियो मैं शेयर भी कर दूंगा सारे के सारे। ठीक है, इसके बाद ये जो पूरा मामला है, समय कम है, तैयारी करनी है ना, तो ये जो दुष्चक्र वाला पूरा टॉप पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग हैं नोटिफिकेशन आते ही जगते हैं, होता कुछ नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा उसका, ये भी बता दे रहा हूँ। वो आपके रिजल्ट में नहीं बदलेगा, उससे आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट आपका तब बनेगा जब आपका काम क्या होगा कि आप पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार करके जाओगे। आपको टाइम कम बचा है, जल्दबाजी किस बात की भाई, अभी तक क्या कर रहे थे। यदि अभी तक इतना कुछ आपने टाइम किया है तो कम से कम 2 साल रुक के तैयारी करिए पूरी। जब तक पूरा तैयारी ना हो जाए, पूरा सिलेबस आपका अच्छे से तैयार ना हो जाए, तब तक एग्जाम देना आपके लिए सबसे घातक है। आप दुष्चक्र में फंस जाएंगे और आपका एग्जाम फिर किसी भी काम के नहीं बचेंगे आप कहीं पर भी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है ऑनलाइन बैच वर्सेस सेल्फ स्टडी। देखो, कोई भी संस्थान हो, कहीं ना कहीं पे इतने बड़े एग्जाम के लिए मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। और आज के टाइम पे ऑनलाइन स्टडी एक वरदान है आप लोगों के लिए। वरदान ये है कि घर बैठे ही आपको इतने बड़े लेवल का कंटेंट मिल रहा है, आपके घर बैठे ही पूरी क्लासेस कोचिंग्स आपके घर पे आ गई हैं, बहुत कम फीस पे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑनलाइन क्लासेस से डिस्ट्रैक्शन भी हैं। यदि आप फेसबुक, यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बहुत आदी बन जाएंगे, एडिक्टेड बन जाएंगे, आप बहुत नुकसान भी उठाएंगे। मेरा मानना यह है कि आप सभी को क्या करना चाहिए, आप सभी को, यदि आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। आपकी प्रायोरिटी तय होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप को 2 साल तक प्रॉपर क्या काम करना है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को बचाना है। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ों को, मोबाइल का प्रयोग कैसे करें, मैंने एक वीडियो बना के भेजा है, उसको एक बार देखिएगा जरूर। मोबाइल को ऐसे ही मत करिए कि मोबाइल पे आप कुछ भी चला रहे हैं, आपके हिसाब से चला रहा है। मोबाइल आपको चला रहा है कि आप मोबाइल को चला रहे हैं। कई बार इस चीज़ को बैठ के सोचा करिए कि कभी ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप मोबाइल आपको चला रहा है, तो आप रात भर जग रहे हैं, पागलों की तरह रात भर मोबाइल देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए आपको, समझ रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन बैच आपने यदि ज्वाइन कर रखा है, कहीं भी ज्वाइन कर रखा है, मैं किसी भी संस्थान की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी आप ऑनलाइन बैच कर रहे हैं या फिर आज़ाद ग्रुप संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको इससे आपको एक मेंटरशिप मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा सेल्फ स्टडी तो करना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कहीं भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी करना ही है। एडवांस बुक आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी, बिना एडवांस बुक पढ़े काम नहीं चलेगा। एडवांस बुक में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको साथ साथ रिवीजन भी करना है, नया भी पढ़ना है। तो बिना सेल्फ स्टडी, मतलब ऑनलाइन बैच के साथ साथ सेल्फ स्टडी का पूरा प्रावधान है, दोनों को करेंगे सिलेक्शन पक्का है, मैं गारंटेड आपको बोलता हूँ। मैंने टारगेट वीडियो बना रखे हैं,
ऑनलाइन बैच के टारगेट वीडियो अलग हैं और सेल्फ स्टडी के टारगेट वीडियो अलग हैं। आप लोगों ने लगातार देखा होगा, लगातार आते रहते हैं कम्युनिटी वाले सेक्शन में। एग्जाम इंडिया पे मैंने ऑनलाइन बैच के टारगेट वीडियो और सेल्फ स्टडी वाले आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे टारगेट वीडियो, मतलब मैंने वीकली टारगेट बना दिया है। तो आपको सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस है। जितने भी ऑनलाइन बैच के हमारे बच्चे हैं सभी को सेल्फ स्टडी भेजा जाता है, सभी को ऑनलाइन बैच का भी टारगेट भेजा जाता है। दोनों चीजें भेजी जाती हैं। जब दोनों चीजें भेजी जाती हैं तब जाके प्रॉपर काम होता है, तब जाके आपका भला हो पाएगा। जब तक आप केवल और केवल इसी चीज को लेकर के बैठे रहेंगे कि केवल बैच से काम हो जाएगा, बैच से काम हो जाएगा, कोई भला नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो आपको दोनों करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है और ऑनलाइन बैच भी करना है, ध्यान रखिएगा। और डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपनी प्रायोरिटी में अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखना है, ठीक है। अगला है जॉब करते समय या नौकरी करते समय तैयारी कैसे करें। देखो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सबसे पहले इसमें 3-4 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहली कैटेगरी के जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो एक फिक्स टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहे हैं। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिसमें कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता, जैसे कि जो पुलिस में है, बहुत सारे लोग पुलिस में हैं, पुलिस वालों का भी कोई टाइम टेबल नहीं होता है। कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया, दुनिया भर की घटनाएं होती हैं, ठीक है। कुछ लोग इंडियन आर्मी में होते हैं, है ना, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। संस्थान से लगभग कम से कम नहीं होगा तो 200 से 300 बच्चे हैं जो कि भारतीय सेना पे हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। कुछ ITBP के हैं, लेह लद्दाख तक में पोस्टेड है, जम्मू कश्मीर में बहुत बच्चे पोस्टेड हैं। बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न जगहों पे, कोस्ट गार्ड में बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पूरा अच्छे से बेहतर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन टाइम का कोई पाबंदी नहीं होती है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ तय करनी पड़ेगी आप लोगों का, क्योंकि एक तो जॉब है, जॉब में बहुत सारी परेशानियां हैं। जॉब इतनी आसान चीज़ नहीं होती है, जॉब में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। इसके बाद दूसरी घरेलू महिलाएं हैं, कुछ हैं जो जिनकी मैरिज लाइफ है, मैरिज लाइफ के बाद भी तैयारी कर रही हैं, घरों पे रह रही हैं। कुछ बच्चियां हैं जो कि बाहर नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रॉपर जॉब वो भी होती है, जो घर में महिलाएं काम करती हैं ना, घरेलू महिलाएं भी एक प्रॉपर जॉब ही कर रही हैं, है ना। घर के इतने सारे काम होते हैं ना, उस काम को आप ऐसे नहीं आंक सकते, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है, उसका भी अपना एक मूल्य है। तो मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ कि जितने लोग जॉब में हैं, आप सभी को बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं बनानी चाहिए कि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने की दिनचर्या बना के बैठ जाइए। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको देखो पता है कि अभी आपकी जॉब है, मान लो आपको पता है कि आपका एक फिक्स टेन्योर है, फिक्स टाइम पीरियड है कि इस टाइम पीरियड के बाद आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका टाइम ओवर हो जाएगा। बाकी फिर अपना एक शेड्यूल कर लो कि 2 घंटे मुझे पढ़ने हैं, बस 2 घंटे यदि पढ़ने हैं। आपको पता है कि आने वाला 1 घंटा आप पढ़ सकते हो क्या? यदि पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन बैच आपके पास है, आप इससे पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोग जॉब वाले निकले। इसी बार जो है संस्थान में कई बच्चे ऐसे थे जो बैंकिंग में थे, बैंकिंग क्षेत्र में थे, पुलिस में थे, और उनका सिलेक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन किया। आपको थोड़ा ज़्यादा अनुशासित रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप तो एक तो 8-9 घंटे कहीं और बिजी हो, उस काम को भी ईमानदारी पूर्वक करना है, उसको पूर्ण सत्यनिष्ठा से ही करना है। बहुत सारे टीचर हैं जो तैयारी करते हैं, वो लोग, मैं उनको बार बार यही समझाता हूँ कि जिन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में, उनका भविष्य मत उजाड़ देना अपनी तैयारी को लेकर के। आपको उन बच्चों का भविष्य भी देखना है, ठीक है। तो जितने लोग जॉब में तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर पे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को भी कर रहे हैं, आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी दिनचर्या को फ्लेक्सिबल रखना है। जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करना है, उस टाइम को पूरा आपको पढ़ना है। अपनी खुद की एक टाइम टेबल बनानी है, क्योंकि टाइम जब फिक्स ही नहीं है तो टाइम टेबल आप ऐसे ही बना सकते हो कि जब भी मुझे, जैसे कि मान लीजिए आने वाला 1 घंटा मुझे पता है कि मुझे अभी आप लोगों के साथ क्लास लेनी है, ठीक है, लेकिन उसके आगे आने वाला 1 घंटा क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे बच्चे आके बैठ जाएं, कोई जो है आके मीटिंग हो जाए, पता नहीं होता। जिसकी टाइम, जैसे मुझे खुद पता है ना कि मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है, पूरे दिन क्लास लेना है, फिर किसी से मीटिंग हो गई, कभी फाउंडेशन में काम हो गया, कभी पब्लिकेशन के साथ लग गया, कभी न्यूज़ में चला गया, कोई ना कोई काम पे मैं लगा रहता हूँ, ठीक है। किसी न किसी दिन भर में कम से कम 18 से 19 घंटे का काम होता है। लेकिन कई बार ऐसा टाइम निकलता है जिस टाइम पे हम प्रॉपर पढ़ते हैं, ठीक है। नाइट में मेरे पास प्रॉपर टाइम निकल आता है तो मैं 2 से 3 घंटा पढ़ता हूँ। आप लोग देखते होंगे 3-3, 4-4 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ,
जो लोग व्हाट्सएप वगैरह में जुड़े हैं, ग्रुप वगैरह में, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक आप लोगों के पास कंटेंट आता रहता होगा, कोई ना कोई मैसेज आ जाता होगा, वीडियो की लिंक आ जाती होंगी। तो क्या होता है कि आपको खुद डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने टाइम को शेड्यूल करना पड़ेगा, और जब भी आपको टाइम मिलता है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। जितने नौकरी और जॉब वाले हैं, बेहतर यही रहेगा कि आपको आने वाला 1 घंटा आप क्या करने वाले हो। जैसे आने वाला 1 घंटा आपको पता है कि आपकी ड्यूटी है, हो सकता है उसके अगले 1 घंटे की प्लानिंग, फिर ड्यूटी आपकी लग गई, अगले 1 घंटे की ड्यूटी। तो इसमें लगातार ये नहीं कर लेना कि मैं इतने से इतने पढ़ूंगा, मान लो उतने बजे आपकी ड्यूटी लग गई, तो आपको कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रखना, बल्कि आपको हर 1 घंटे के हिसाब से अपने शेड्यूल को रोल करते जाना है। इसको बोलते हैं रोल ओवर प्लान। इसको रोल करते जाइए। अगले 1 घंटे बाद आप पढ़ेंगे, आपको पता है कि अगले 1 घंटे में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए उस टाइम पीरियड पे। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकल आएगा। मेरे साथ भी ये रहता है, मेरा शेड्यूल फिक्स रहता है। जैसे ये है कि अभी क्लास लेनी है, क्लास लेने के बाद मान लीजिए कोई आके बैठ गया, तो मेरा हो गया कि चलो 1 घंटा मीटिंग कर लेते हैं, इसके बाद मीटिंग रोक दिया, फिर ये हो गया कि भाई अगला 1 घंटा अब अच्छे से पढ़ लेते हैं, कंटेंट रेडी कर लेते हैं, बच्चों को ये करना है वो करना है, या खुद के लिए कुछ नया पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो अपने आप को अपडेट करना, अपग्रेड करना, तो ये आपको खुद ही तय करना पड़ेगा, और आपको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। जॉब करने वाले ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रखेंगे उतनी जल्दी ही आप पूरे पेपर इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा आपका ये क्वेश्चन जो है, जॉब या प्राइवेट जॉब या ना, इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से भी बना रखा है। आप सर्च करेंगे कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, तो आपको उस वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से पूरी कंप्लीट प्लानिंग बता रखी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी दिनचर्या क्या हो, देखो दिनचर्या आप लोगों ने कभी बनाई होगी, फाड़ी होगी। आप लोगों का काम ही यही होता है, आप डेली दिनचर्या बनाते हो, फाड़ते हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप में से बहुत कम लोग होंगे जो शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे। मेरा मानना है कि जब भी आपका मन लगता है, यदि नींद आ रही है तो सो जाओ, उसमें भी पढ़ो मत, कोई फायदा नहीं है। जब आपका पढ़ाई का मन करे, सुबह उठते हो अर्ली मॉर्निंग, बढ़िया आराम से फ्रेश होइए, पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, मतलब जिसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकल पाए, और पढ़िए। फालतू की दिनचर्याओं में टाइम मत खराब करिए। इतना जरूर फिक्स होना चाहिए कि जल्दी सोना है और जल्दी जागना है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं रात में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप रात में भी पढ़िए, आप दिन में भी पढ़िए, जब आप अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सके, जिसमें आपका दिमाग शांत हो। देखो आपको प्राथमिकताएं पता, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको समझाना है किसी चीज़ को, लेकिन आप सोचे कि आप शेड्यूल बना लोगे कि 10 से 5 मैं यहाँ पढ़ूंगा, 5 से 6 यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब प्रैक्टिकली संभव नहीं है, आपको भी खूब अच्छे से पता है। ठीक है, आपको बस ये पता है कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, और मुझे ये सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट बाद में कंप्लीट करना है। एक ये रणनीति जरूर होती है कि सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लानिंग बन जाती है कि मुझे मेरा ये सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत है, इस हिसाब से आपने प्लानिंग कर ली, और प्लानिंग करने के बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया। समझ रहे हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको आपकी दिनचर्या फ्लेक्सिबल बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको इसको बनाना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद एनसीईआरटी मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी बेसिक बुक है। एनसीईआरटी पे एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि कौन कौन सी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकायदा एक एक एनसीईआरटी दिखाऊंगा, क्यों पढ़नी है। जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो आपको दे दूंगा। मंडे को पॉसिबल है कि मैं एनसीईआरटी कौन पढ़ें, कैसी पढ़ें, क्यों पढ़ें, इस पर आपको वीडियो दे दूँ। ठीक है, एनसीईआरटी पे आपको पूरा का पूरा एक किट क्या है, एनसीईआरटी किट को लेकर के आपको वीडियो में दे दूंगा। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, आधारभूत किताबें हैं। यदि आपका बेस अच्छा नहीं है, बेसिक अच्छा नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बाकी जो मैं ऑनलाइन बैच हम लोग करवाते हैं, उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ों को पढ़ाते हैं कि आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा हो जाए, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिल जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत मानक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसलिए एनसीईआरटी एक बार खुद से रीडिंग करनी चाहिए। और पढ़ें कैसे, एक मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, पढ़ें कैसे, काफ़ी लोगों ने देखा है उसको, लगभग 20 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। पढ़ें कैसे, आप कभी सर्च करिएगा, पढ़ें कैसे बाई आज़ाद IAS एकेडमी, ये सर्च करेंगे वो वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो में आपको रीडिंग कैसे करना है, आपकी रीडिंग प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से साइकोलॉजी के साथ आप परेशान हो जाते हैं, आपका साइकोलॉजी आपको परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। उस वीडियो को हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने देखा हो, लेकिन उसको अच्छे से आप देखेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ही वो वीडियो मैंने बताया था आपको, और क्लास में मैंने बाकायदा प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो पढ़ें कैसे, एक बार पढ़ें कैसे वीडियो आप देख लीजिएगा। पढ़ें कैसे का वीडियो आपको पड़ा हुआ है आज़ाद IAS एकेडमी में,
हाँ, काफ़ी लोगों ने देखा होगा और आपको बहुत हिम्मत मिली होगी इस वीडियो से, क्योंकि उससे मैंने आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो आपको भूलने की समस्या है, जो आपका रीडिंग स्किल है, उसको मैंने बेहतर बनाने का प्रयास किया और उससे बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को लाभान्वित हुए। 15 दिन की प्रैक्टिस करनी है, 15 दिन में आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे, आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। तो एक बार पढ़ें कैसे वीडियो देखिएगा, और NCERT किताबें पढ़ने मस्ट हैं। 3 महीने का टाइम लगता है। 3 महीने में यदि आप इस तरीके से पढ़ें कैसे की तरीके से पढ़ें, तो आप 39 किताबें हैं, 39 किताबों को आप पढ़ सकते हैं 90 दिनों के अंदर, पूरी NCERT। और NCERT से ही एडवांस बुक में कुछ अलग नहीं है, एडवांस बुक में ही NCERT और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक बार पढ़ें कैसे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पढ़ें कैसे वीडियो आज़ाद IAS अकेडमी में है। अब रही बात निरंतरता की, देखो एक चीज़ बताऊं, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, कैरियर का सवाल है, IAS जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो, PCS जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो आपको आपकी प्रायोरिटी पता होना चाहिए, आपको आपकी प्राथमिकताएं पता होनी चाहिए। और जब आपको आपकी प्राथमिकताएं पता होती हैं तो फिर आपको क्या सोचना, क्यों टेंशन लेना, बताइए। जब आपको आपकी प्राथमिकताएं पता हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो फिर आपको सोचना क्यों, किस बात की टेंशन लेना, बताइए मुझे एक बार, किस बात की आपको टेंशन लेना। पढ़ना है, फिर रेगुलर रहना है, निरंतर रहना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। 2 साल अपने कैरियर के लिए देना है, और 2 साल आपने अपने कैरियर के लिए दे दिया, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आने वाली 60 साल की जो आपकी ज़िंदगी है ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। यदि आपको क्लियर होगा कि आने वाला 2 साल मेरा समर्पित है मेरी तैयारी के लिए, फिर आपका इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है, तो फिर रेगुलर रहोगे तभी तो पढ़ पाओगे। कोई इसके लिए दवा थोड़ा ना आती कि रेगुलरिटी के लिए कोई दवा आती हो कि दवा खा लीजिए, आप दवा खा के आपका काम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। रेगुलरिटी के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने प्रायोरिटी को पहले रखना पड़ेगा, और आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई है और दूसरी कोई प्रायोरिटी नहीं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और आप चाहते हैं कि आप IAS PCS का एग्जाम दें, तो भी आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। जो टाइम आपका मिलता है उस टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे, उस टाइम को आप बेकार नहीं करेंगे, है ना। फालतू की चीज़ों में नहीं लगना, इमोशनली आपको ब्लैकमेल नहीं होना है किसी चीज़ में, कि दोस्तों के साथ टाइम खराब कर रहे हो या कहीं पे इंटरनेट में टाइम खराब कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे नहीं लगना। केवल और केवल आपका लक्ष्य, आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम, यही आपका ध्येय है, यही आपका उद्देश्य है। आप अपने लक्ष्य को तब प्राप्त कर पाएंगे जब आप अपने, है ना, उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो निरंतर रखना, आपकी प्रायोरिटी ही आपको रेगुलर बनाती है, निरंतर रखती है। प्रैक्टिकली मुझे सिर्फ यही समझ में आता है, जिसकी जो प्रायोरिटी होगी वो काम होगा, रेगुलर करेगा वो काम, ठीक है। आप पर डे खाना खाते हो ना, जिंदा रहने की प्रायोरिटी आपने बना रखी है, पर डे खाना खाते हो, 1 मिनट खाना छोड़ दो भला, बताओ, है ना। खाने में आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सोने में आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, पढ़ने में फिर क्यों कंप्रोमाइज़ है। कभी कभी सोना भी छोड़ दिया करो, कभी कभी जो है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी मीडियम के छात्रों गलती कहाँ पे करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, हिंदी मीडियम के छात्रों की सबसे बड़ी गलती ये है कि पहली बात, सिलेबस में कमांड करते ही नहीं है, वो अच्छी कमांड सिलेबस में नहीं है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी प्रॉपर काम नहीं करते। इन दोनों पे यदि काम कर लें तो उनको तरीका पता चल जाए कि आयोग ने क्या बदलाव किया है, क्या चेंजेस किए हैं, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हिंदी मीडियम का छात्र पढ़ता ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ लेता है, दिक्कत इस चीज़ की है। लेकिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़दूरों वाली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्मार्ट स्टडी यदि करनी है, देखो सिलेबस तो पूरा पढ़ना है, लेकिन उस सिलेबस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आयोग के लिए हाईलाइटेड चीज़ें हैं, किस चीज़ पे आयोग ज़्यादा फोकस कर रहा है, ये पता आपको कहाँ से चलेगा। ये आपको पता तभी चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम करेंगे, सिलेबस पे काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा। जब तक आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे, आपको तो हिंदी मीडियम का बच्चा पहली बात सिलेबस और प्रीवियस ईयर पे काम नहीं करता, पहली चीज़ ये। दूसरा, दुष्चक्र में फंस जाता है। दुष्चक्र जो मैंने आपको बताया, पूरे दुष्चक्र में फंस जाता है। IAS UPSC के दुष्चक्र में फंस गया, इसके बाद फिर कहानी खत्म। नोटिफिकेशन आया एग्जाम दिया, नोटिफिकेशन आया एग्जाम दिया। तीसरी चीज़, इमोशनली फूल बहुत होते हैं। कोई भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों में, घर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इमोशनली ब्लैकमेल हो गए। मैं समझ सकता हूँ कि पृष्ठभूमि सामान्य होती है, इसके बावजूद भी यदि आप 2 साल अच्छे से समर्पण कर लोगे, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ कि आप
आने वाले समय में अपने आप को पूरा बदल के रख दोगे। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद आपका सब कुछ बदल जाता है, आपके अंदर की पर्सनालिटी बदल जाती है। इसलिए अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये ज़रूरी है, ना कि आप इधर उधर की बातों पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो स्ट्रेटजिक तरीके से काम नहीं करते, पीटी फिर क्वालिफाई नहीं होता, फिर मेंस क्वालिफाई नहीं होता, वो जो दुष्चक्र वाली पूरी कहानी है उसमें फंसे हुए हिंदी मीडियम के बच्चे, यहीं पे जाके कहानी फंस जाती है। पहले सिलेबस कंप्लीट करना, बस ये प्रण कर लो, फिर एग्जाम दो, देखो फिर रिजल्ट की भाड़ लग जाएगी, रिजल्ट ही रिजल्ट आएंगे। रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए। आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, किसी ने कुछ बता दिया, 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 कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते पड़े रहते हैं। ये काम करना आपको खत्म करना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अगला, पढ़ने में मन कैसे लगाएं। देखो भाई, मन किसी का नहीं लगता है, सबका मन ये कहता है कि मैं सोऊं, ज़्यादा से ज़्यादा सोऊं, मुझे बहुत अच्छा खाने को मिल जाए, है ना, खूब आराम करूं, मेहनत ना करनी पड़े, बिना मेहनत ही सब कुछ हो जाए, सबका मन यही कहता है। यहाँ पे मन लगाना नहीं है। जब आपने यदि जुनून पाल रखा है ना, तो इस जुनून में आपको ये सब चीज़ें तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई बिजनेस करो, घर में खेती होती है तो खेती वेती करो। आप यहाँ कैसे चले आए। IAS PCS की तैयारी उन लोगों के लिए नहीं है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना। यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप इस एग्ज़ाम पे छोड़ दो, इस एग्ज़ाम को आप मत करिए, ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बना है। मैं साफ सीधी सी बात कर रहा हूँ। यदि ये ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ, इसके लिए कोई दवा नहीं है। पढ़ाई में यदि मन नहीं लग रहा तो ये एग्ज़ाम में आप टाइम ख़राब कर दोगे अपना, और कुछ नहीं। आप एक बिजनेस कर लो, जो बिजनेस करना हो, आप खेती कर लो, उस पर सक्सेसफुल हो जाओगे। भाई जिस चीज़ में मन लग रहा हो वही काम करना चाहिए ना आपको, बिना मन। कोई ज़बरदस्ती, इसमें कोई ज़बरदस्ती मन लगवा सकता है क्या आपको? गन पॉइंट में आपकी तैयारी कराई जा सकती है क्या? जब तक आप मेहनत नहीं करना चाहोगे, कौन आपसे मेहनत करवा पाएगा, ठीक है। जो आपको बताया जाएगा वही नहीं होगा। तो पढ़ने में यदि मन नहीं लगता है किसी का, तो कृपया करके एग्ज़ाम छोड़ दें, इसकी तैयारी छोड़ दें। बेकार है, कुछ नहीं हो पाएगा आपका, कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। जितने लोगों का यहाँ पे पढ़ाई में मन नहीं लगता, कृपया करके IAS का सपना छोड़ दें, कुछ और काम कर लें। यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल का भी सपना छोड़ दीजिए आप। पुलिस कांस्टेबल में भी नहीं होगा आपको। बहुत सारे लोग हैं जिनका पढ़ने में मन लग रहा है, जिनका पढ़ने में मन लग रहा है वो निकाल लेंगे एग्जाम, ठीक है। फालतू मतलब टाइम नहीं खराब करना चीज़ों में। बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। जिसका पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा हो अभी छोड़ दो, अभी कुछ और कर लीजिए। बहुत सारा काम है, बहुत सारे काम है इंडिया में। जरूरी नहीं कि IAS ही बनना है या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। बहुत सारे मल्टीपल वर्क हैं इंडिया में, कामों की कमी नहीं है। कुछ भी कर लीजिए आप, घर पे कुछ भी हो, सबको। नहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो फिर नौकरी के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा ना। साफ बता रहा हूँ ये चीज़ मैं, देखो बहुत क्लियर बताता हूँ। इसके बिना यदि ये नहीं हो रहा, सब बेकार है, पूरा गेम ही बेकार है, मैं फिर क्यों आपको समझाऊँ इतना, है ना। कोई डेडिकेशन ही नहीं है भाई, नहीं पढ़ना है कुछ, जो जिसमें मन लगे वो करो। डांस में मन करता है डांस करो, जाओ डांस करो। गाने में मन करता है गाना गाओ, उस पर जिस पे मन कर रहा हो वो करो। ये बिना मतलब के यहाँ पे टाइम मत खराब करो। दूसरा, PDF और नोट्स कितना कारगर होता है। देखो एक चीज़ बताऊँ, खुद के नोट्स का कोई तोड़ नहीं है। आप सभी को खुद का अपना नोट्स बनाना चाहिए। आपको PDF भी कोई मिलती है ना, उससे भी अपना नोट्स बना लो, लेकिन आपके नोट्स ही आपका भला करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो PDF के चक्कर में पड़े रहते हो ना, मार्केट में भरी पड़ी है PDF। कभी दिल्ली मुखर्जी नगर आना, ये thebookindia.com खोल के देख लो आप, यहाँ पे नोट्स ही नोट्स लगे हुए हैं। जितने नोट्स चाहिए मंगवा लो आप लोग, नोट्स की कमी नहीं है कोई भी। इग्नू के नोट्स हैं, दुनिया भर के एडवांस बुकों के नोट्स हैं, दुनिया भर की कोचिंग के नोट्स हैं। करोगे क्या नोट्स का, करोगे क्या PDF का? जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, पका पकाया फल नहीं मिलने वाला आपको। आपकी खुद के नोट्स ही आपका भला करेंगे। आपके खुद के नोट्स ही भला कैसे करेंगे, और नोट्स कैसे बनाना है आपको बता रखा है, वो वीडियो जरूर देख लेना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया। अगला, लिख कर याद करना समय की बर्बादी है, सदुपयोग करना है। देखो ये अपना अपना तरीका होता है, कोई ऐसे ही याद करता है। मेरा मानना है कि लिख के याद करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। चीज़ों को हाथ भी चलते रहना चाहिए। लिख के याद करना समय की बर्बादी नहीं है। ये तो आपको यदि क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ये तो आपका अपना तरीका हो सकता है ना। तो लिख कर याद करना समय की बर्बादी नहीं है, समय का सदुपयोग है। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है आपको, लेकिन यदि लिख कर याद हो रहा हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर लोग होते हैं लिख के, मुझे खुद भी जब मैं लिखता हूँ चीज़ों को करता हूँ तो याद ज़्यादा होता है। यानी जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाते समय आपको याद भी होता चला जाएगा। इसीलिए खुद के नोट्स बनाने चाहिए। खुद के नोट्स आपके दिमाग में आपकी राइटिंग के होते हैं, आपका ब्रेन जल्दी एक्सेप्ट करता है उनको, वो भूलते नहीं है जल्दी, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगला है
एक ही किताब पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। एक सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के साथ आती है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो हिस्ट्री की याद आती है, जब हिस्ट्री पढ़ते हो इकोनॉमी की याद आती है, इकोनॉमी पढ़ते हो ज्योग्राफी की याद आती है। देखो पढ़ना तो सब है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। एक साथ दो किताबें उठाओ, दो सब्जेक्ट उठाओ। हिस्ट्री मान लो उठा लिया तो हिस्ट्री के साथ आप, मैं तो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता हूँ, आपको एक साथ दो सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। थोड़ा वैरायटी भी रहती है, दिमाग रिफ्रेश भी रहता है। मान लो आज सुबह आपने हिस्ट्री पढ़ी, कल शाम को जो है आपने पॉलिटी पढ़ ली, है ना। तो कम से कम दो सब्जेक्ट आप बना के चलिए रोटेशन में, और जब दो सब्जेक्ट खत्म हो जाएं इनको रिवीजन स्लॉट पे डाल दीजिए और दो नए सब्जेक्ट ले आइए, ज्योग्राफी और इकोनॉमी ले आइए। बहुत अच्छे सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और इकोनॉमी, हिस्ट्री पॉलिटी। अब ये आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही है। ये नहीं होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पॉलिटी का मन कर रहा है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का मन पड़ रहा है। दिमाग में बैठा लीजिए सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है बस। तो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो भैया सब पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी। कोई भी मेरे लिए नीरस नहीं होना चाहिए। हर सब्जेक्ट पे आपको एक प्रॉपर रुचि लेकर के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किताब, आपको जो भी किताब पढ़िए कम से कम दो सब्जेक्ट उठाइए, एक साथ दो सब्जेक्ट उठा करके उनको पढ़ना शुरू करिए, और साथ में एक को रिवीजन स्लॉट पे रख दीजिए। जब ये कंप्लीट हो जाए रिवीजन स्लॉट पे रख दीजिए। मैंने आपको बताया ना, डेली रिवीजन करना है, पर डे रिवीजन होना चाहिए, फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगला है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। देखो इस पे एक मैंने वीडियो बना रखा है, 1 घंटे का वीडियो है पूरा। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, आप सर्च करिएगा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें भाई रवि प्रकाश आज़ाद। मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत अच्छे से बताया था। डेली केवल 15 मिनट लगेंगे आपको, डेली 15 मिनट, और संडे पूरा संडे में कम से कम 5 घंटे, पर डे 15 मिनट और संडे में 5 घंटे। पूरा एक मेथड बता रखा है, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। आज़ाद IAS अकेडमी, इतना सर्च करोगे न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे जानदार तरीका मैंने बताया आपको। आप लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में ख़राब कर देते हो। 2-3-4 घंटे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका आपको बता रखा है मैंने उसमें। आप एक बार वो वीडियो जरूर, कितने लोगों ने देखा है वीडियो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें वाला वीडियो, कितने लोगों ने देखा है। आज़ाद IAS अकेडमी में पब्लिक है, ऑनलाइन बैच के बच्चों को भेज दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने बताया है, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे उसे फॉलो करते हैं, पूरे के पूरे पैटर्न को। एक बार करके देखिए, आप देखो फिर आनंद हो जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस करके देखना, गड़बड़ मत करना उसमें, ठीक है। तो एक बार अगेन देखना उसको, सभी बच्चे देखिए, काफ़ी बच्चों ने देखा है उसे, और उससे आप पूरी की तरीके से लाभान्वित होंगे, ठीक है। चलिए अगला है तैयारी के दूसरे विकल्प। मतलब कि जब आप IAS की तैयारी कर रहे हो, PCA की तैयारी कर रहे हो, तो अभी देखो जैसे PET का एग्जाम आया, UPSSC का, बहुत सारे लोग उसका भी फॉर्म भर दिए होंगे। IAS का बच्चा हर जगह फॉर्म भरता है। मैं एक चीज़ बताऊं, टीचर तक का एग्जाम भर के रखते हैं, है ना। देखो पहली बात तो मैं वही बोलता हूँ कि जब आपको संदेह और शंका होगी कि यार मेरा होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है आप दूसरे विकल्प उठाने लग जाओ। बहुत सारे लोग EPFO का फॉर्म भर देते हैं, CAPF का फॉर्म भर देते हैं, PCS का फॉर्म भर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत डिफरेंस जो आपका सिलेबस से यदि मैच करता है, जैसे कि यदि आप IAS का एग्ज़ाम देते हैं तो CAPF का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, आयोग सेम है, क्वेश्चन की प्रकृति सेम है, और मेरे ख्याल से प्री और मेंस एक साथ होता है, फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। CAPF का एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, CAPF का एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, PCS दे सकते हैं आप, IAS दे दीजिए, BPSC दे दीजिए, UPPSC दे दीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन दे दीजिए। लेकिन यदि आप बहुत छोटे एग्जाम देंगे, आपका लक्ष्य यदि IAS PCS है और आप UP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जो है रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जो है गुड्स गार्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई भी ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी बाप फ्यूचर में। और इतना भी क्यों, यदि इतना बड़ा लक्ष्य चुना है तो इतना क्यों डर रहे हो, कुछ नहीं होगा। तो आप एग्जाम दीजिए, मैं नहीं कर रहा हूं, दूसरे विकल्प भी रखिए। PCS जरूर दीजिए। कुछ लोग बहुत अड़िग हो जाते हैं कि मैं PCS नहीं दूंगा, मैं केवल IAS का एग्जाम दूंगा, PCS का एग्जाम तो मैं दूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, PCS भी देना है, बहुत ज़्यादा अड़िग नहीं होना है। आप यदि UP से हैं तो UP PCS दीजिए, BPSC दे दीजिए, MP PSC दे दीजिए, बहुत अच्छे एग्जाम है, JPSC दे दीजिए। तो PCS एग्जाम भी आपको देना है जो आपके सिलेबस से मैच करता हो। JPSC का सिलेबस थोड़ा अलग है और CGPSC का सिलेबस थोड़ा अलग है, लेकिन BPSC
यूपीपीएससी, एमपीपीएससी ये काफ़ी कुछ मैच करते हैं। एमपीपीएससी ने भी अभी पेपर को थोड़ा चेंज किया है, तो एक बार सिलेबस देख के इनको भी ट्राई करिए। समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है, ये भी अच्छा एग्जाम है। तो आपको अपने ऑप्शन रखने चाहिए जो आपके एग्जाम से जुड़े हुए हों, लेकिन इतना नीचे भी मत गिर जाइए कि यदि उसमें हो भी जाता है तो होने के बाद आपको संतुष्टि ना मिले, समझ रहे ना। बाकी यदि आपके घर में आर्थिक स्थिति या कुछ ऐसी कंडीशन है तो आपको देना चाहिए, आप यूपीएससी भी दे लीजिए। यदि आपको अपनी क्षमता के ऊपर शक हो रहा है तो भी आपको दे देना चाहिए, मैं साफ कहता हूं। अन्यथा की स्थिति में यदि आपने ये सोच रखा है कि आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और आपकी पढ़ाई का स्तर ऐसा होना चाहिए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े इन सब चीज़ों की। आप उसी एग्जाम को लेकर फोकस्ड होकर के उसको तैयारी करें। बार बार संदेह करोगे, शक करोगे, फिर छोटा एग्जाम भी नहीं निकला तो फिर बड़ा के लायक भी नहीं बचोगे। यदि लेखपाल का फॉर्म आपने भर दिया, उसे निकाल नहीं पाए तो कॉन्फिडेंस कहाँ जाके गिरेगा बताओ। एक बार आईएएस का नहीं निकलेगा तो भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर तैयारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना सिलेबस कंप्लीट किए यदि आप गए तो आपका कुछ नहीं होगा। तो ये आपके 20 सवाल थे जो आज आप लोगों ने पूछे थे, 20 के 20 सवाल का मेरा उत्तर, ठीक है। मैंने सबका उत्तर दिया है और कुछ के वीडियो आप लोगों को बताए हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुने वीडियो देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स कैसे बनाएं एक बार वीडियो देख लीजिएगा, नौकरी के साथ कैसे तैयारी करें वीडियो देख लीजिएगा। ये सारे वीडियो आज़ाद आईएएस एकेडमी में पब्लिक है। आज अभी मैं थोड़ी देर बाद इनको आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि आप लोग व्यर्थ परेशान होते हो, आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। यदि एक बार सिलेबस कंप्लीट करके जाओ तो आपको कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं लगेगी, चीजें बहुत आसान है, ठीक है। ये रहे आपके प्रश्न और इनका उत्तर। बताइए चीजें कुछ समझ में आई आपको? आज के सेशन में चीजें कुछ समझ में आई कि नहीं समझ में आई बताइए। बाकी मैं सिलेबस और बुक्स ये दोनों आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है, मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो मैं आपको ये करवा दूंगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। अब तैयारी प्रारंभ करिए, ज़्यादा सोचिए मत, तैयारी प्रारंभ करिए, स्टार्ट करिए, बिगिन करिए। अब इनमें से जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, अभी रेगुलर बैच ओपन हुआ था आईएएस का रेगुलर बैच आपका ओपन हुआ है, ठीक है, या फिर आईएएस का कंप्लीट बैच भी होगा। अंतर है देखो इन बैचेस में, रेगुलर बैच में पर डे के 5 वीडियो जाते हैं, कंप्लीट बैच में आपको कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, पूरा कंप्लीट कोर्स, लेकिन इसमें टारगेट वीडियो होते हैं, इसमें वीकली टारगेट दिया जाता है आपको, इसमें वीकली टारगेट दिया जाता है, ठीक है। हर सप्ताह में आपको टारगेट दिया जाएगा। बहुत बच्चे होते हैं जो कंप्लीट बैच चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कंप्लीट बैच दे दिया जाए और वीकली टारगेट के हिसाब से हम क्लास करते जाएं। रेगुलर वाले में पर डे की 5 क्लासेस आपको भेजी जाती हैं। अभी जो बैच ओपन है रेगुलर बैच है, बाद में कंप्लीट बैच भी ओपन होता है। लाइव बैच में लाइव क्लासेज होती हैं, जो लाइव बैच होते हैं उनमें लाइव क्लासेज होती हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी क्लासेज होती हैं। लाइव ऑफलाइन बैच में आप लाइव घर से बैठ के क्लास भी कर सकते हो और संस्था के भी पढ़ सकते हो। गाजियाबाद में संस्था है या जो हमारी अदर ब्रांचेज हैं कहीं भी बैठ सकते हो। ऑफलाइन बैच केवल ऑफलाइन क्लास होती है। तो ये हमारे बैचेस की कैटेगरी है। तो रेगुलर बैच अभी चल रहा है, इसमें रेगुलर 5 क्लासेस डेली भेजी जाती हैं, प्रॉपर नोट्स बनवाया जाता है इसमें। तो जितने बच्चे रेगुलर बैच में जुड़े हुए हैं, काफ़ी बच्चे रेगुलर बैच में जुड़े हुए हैं, कल से अभी आप लोग की क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी अब, ठीक है। सभी बच्चों की क्लासेस अभी प्रारंभ हो जाएंगी आप लोग